अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर आप सबके आने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल व गवा। अम्मा बाद, आज के जो टॉपिक में जो मैंने प्लान किया था इंशाअल्लाह व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज़ व्हाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक पे डिस्कशन की ज़रूरत क्यों है ऑब्वियसली। दूसरा मैं बेसिकली मेजर यानी टॉपिक्स ये होंगे, हमारे सेक्शंस ये होंगे, व्हाट इज़ साइंस और व्हाट इज़ नॉट साइंस। क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी स्टडी है वो इस बेस पर है कि बहुत सी कन्फ्यूजन्स इस टॉपिक पे, इस्लाम एंड साइंस या कुरानिक साइंस या कुरान एंड साइंस, इसमें बेसिकली वो इस चीज़ से स्टेम करती हैं कि हमें पता नहीं होता, शायद हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि कहाँ पे साइंस की हदूद हैं और कहाँ पे साइंस की हदूद से चीज़ बाहर की है। ठीक है ना, कहाँ पे गैबियात शुरू हो जाते हैं, मज़हब शुरू हो जाता है, मेटाफिज़िक्स शुरू हो जाते हैं और कहाँ पे फ़िज़िक्स ख़त्म हो जाती। तो ये चीज़ जो है आमतौर पे हम शायद बाज़ुकात नहीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई प्रॉब्लम इतनी आसान भी नहीं, इवन साइंटिस्ट फ़िलासफ़र्स जो हैं वो भी नहीं कर पाते कई दफ़ा। बहरहाल हम आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। तीसरी चीज़ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मिरेकल्स इन द कुरान। साइंटिफिक मिरेकल्स इन द कुरान बेसिकली है क्या। बेसिकली मैं आज क्या बात करूँगा, मेरा टॉपिक ये नहीं है। आमतौर पे जब साइंटिफिक मिरेकल्स इन द कुरान की जो टॉपिक दिए जाते हैं तो आपने बड़ी फैंसी बुक्स देखी होंगी ना, वो आप किताबें खोलते हैं और उसके अंदर ना आपको पता चलता है कि जी ये देखें, ये वंडर्स हैं साइंटिफिक मिरेकल्स, ये नई नई थ्योरीज आई हैं और ये 1400 ईयर्स अगो दीज थ्योरीज डिड नॉट एक्चुअली, यानी इन लोगों का किसी को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन 1400 ईयर्स बिफोर कुरान मजीद में इस चीज़ की प्रेडिक्शंस मौजूद थी और आज साइंस ने डिस्कवर की, तो हेंस दिस इज़ अ मिरेकल। तो ये आम तौर पे इस पर पूरी पूरी किताबें लिखी जाती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बुक्स लिखी जाती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंगली, और ये सिर्फ इंटरेस्टिंगली आगे हम अगर मौका मिला तो बात करेंगे, इट्स नॉट जस्ट पीपल ऑफ, यानी मुझ जैसे लोग नहीं लिखते जो ना साइंटिस्ट हैं ना बेसिकली स्कॉलर्स हैं। बेसिकली लिखने वाले बाज़ुकात एक्सट्रीम टॉप लेवल के साइंटिस्ट होते हैं, वो भी लिखते हैं, बाज़ एक्सट्रीम लेवल के स्कॉलर्स भी बाज़ुकात लिखते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है हर किस्म के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। सो दिस इज़ एन अप्रोच दैट एक्चुअली इज़ कॉमनली डोमिनेंट दीज डेज। ख़ास तौर पे 20th सेंचुरी से ये चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेट हुई बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, बिकॉज आपको पता है मॉडर्निटी की वजह से और साइंटिज़म की वजह से। इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो है डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं, इस हवाले से क्या क्या अप्रोचेस पाई जाती हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से काम किया है, तो मैं थोड़ा सा उसका एनालिसिस आपके सामने पेश करूँगा। कुछ लोग इसके प्रो हैं, कुछ इसके खिलाफ हैं। सो व्हाट इज़ एक्चुअली दी अंडरस्टैंडिंग हियर, और हम क्रिटिक करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका एनालिसिस कर सकें। और आखिरी चीज़ क्या है कि स्टिपुलेटेड कंडीशंस फॉर यूजिंग द राइट अप्रोच। कुछ कंडीशंस जो हैं जो स्कॉलर्स ने मेंशन की हैं, जो मेरा ख्याल है हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम इस अप्रोच पर बात करें, तो इंशाल्लाह वो थोड़ी सी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि वाई दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट एंड वाई दिस इज़ सो मच रेलिवेंट टू अस। आप सोचते होंगे फिज़िक्स पढ़नी है, मैंने ये इस्लाम कहाँ पे आ गया यहाँ पे, तो वाई इस्लाम का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। देखें, मॉडर्न टाइम्स के अंदर ना, ओवरऑल दुनिया के अंदर अगर आप ग्लोबली देखें, और इवन पाकिस्तान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इस टाइम अपने आप को क्लेम, ये बोस्ट करती हैं कि वी आर द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द रिसर्च, ख़ास तौर पे वहाँ पे एक साइंटिज़म का बिलीफ बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। साइंटिज़म का बिलीफ क्या है, बेसिकली एक वेस्ट की एक वॉर हुई थी, यानी अगर आप देखें 18 सेंचुरी के अंदर रिलीजन के साथ, क्रिश्चियन चर्च के साथ बेसिकली एक साइंटिस्ट की एक हमेशा से टसल रही, शुरू से स्टार्ट हुई बेसिकली, और उसकी वजह से रेनेसांस पीरियड आया, ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ये पूरी एक कहानी है। बहरहाल उस पर हम अभी टाइम नहीं लगा सकते, लेकिन जस्ट टू नो कि उसके बाद से ओवरऑल दुनिया के अंदर ना रिलीजन को कंसिडर किया जाना शुरू हो गया कि ये एक सुपरस्टिशंस चीज़ों पे बिलीव करता है। यानी रिलीजन जो है ना, ये बेसिकली बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ का मतलब है कि यू डोंट नीड टू हैव एनी एविडेंस फॉर दैट। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसके लिए कोई, मैं कहता हूँ मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, यार मेरा बिलीव है। आमतौर पे हम कॉमन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं ना, वो कहते हैं यार साबित कर, कहता है यार बस मेरा ईमान है इस पर। क्या मतलब है इसका ईमान का? ये स्टेटमेंट हम ये अज्यूम करते हैं कि शायद इसको क्लेम करने के लिए मुझे किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। यूज़ करते हैं कि नहीं इस तरह? आई थिंक करते हैं ना थोड़ा बहुत, ऑल्दो डिफरेंट तरीके से भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक कॉमन तरीके से ये यूज़ किया जाता है कि मेरे इस पर ईमान है। सो वट एक्चुअली एक चीज़ डोमिनेट क्या कर रही है कि ईमान का ताल्लुक बेसिकली, या बिलीफ का ताल्लुक ऐसा है जिसके लिए एविडेंस आपको नहीं चाहिए। ये कॉमन परसेप्शन पाई जाती है। तो रिलीजन जो है बहुत सी सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव करता है। अच्छा, मज़े की बात ये है, इवन दो रिलीजन जो है बहुत सुपरस्टिशंस पे
क्लेम किया जाता है, बिलीव किया जाता है, क्योंकि आपको पता है रिलीजन में बहुत सी गैबियात की बातें होती हैं, गैब की बातें, मौजज़ात की बातें होती हैं, जन्नत में क्या होगा, जहन्नुम में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। अल्लाह के रसूल इवन इस्लाम बात करता है प्रेडिक्शंस क्या होंगी, कुर्ब क़यामत के साइंस ऑफ द आवर, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स, बहुत कब्र के अंदर क्या होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है रिलीजन, ऑलमोस्ट हर रिलीजन बात कर रहा होता है इन चीज़ों के बारे में। इसी तरीके से जिन्नात के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसी तरीके से फरिश्तों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, साइंस के नज़दीक ये सब चीज़ें, अगर आप प्योर एथियस्टिक साइंटिस्ट की बात करें तो वो इन चीज़ों को कहता है, वो कहता है ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें सुपरस्टिशंस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात करें, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स जैसे, आप लोगों की चूँकि फिजिक्स की फील्ड है, इस तरह के ये लोग एथियस्ट थे, अगर आप इनसे बात करें तो दे डिड नॉट एक्चुअली वैल्यू दीज थिंग्स दैट मच, ठीक है ना। उनके नज़दीक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी। ऑल्दो कुछ लोग तो ब्लेटेंटली इनके खिलाफ, रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ जाके बोलते हैं और बोलते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि यार मेरा इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं, इनकी हकीकत कुछ भी नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप देखें कि एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं, अगरचे इंसान ज़ाती तौर पे और आजकल दुनिया के अंदर इस चीज़ से भागा जाता है सुपरस्टिशन से, लेकिन करंटली बहुत से, यानी इंसान का दिल और इंक्लिनेशन इन्हीं चीज़ों की तरफ होता है। ये ऑकल्ट साइंसेस जो है ना, ऑकल्ट साइंसेस कहते हैं ये जादू टोना वगैरह ये सारी चीज़ें, अगर आप देखें कि इंसान लोग बड़े इस चीज़ पे बड़े जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास जब शुरू में, चूँकि अब तो माशाल्लाह यूथ क्लब, आप लोग जानते हैं यूथ क्लब को, कितने लोग जानते हैं यूथ क्लब को? अच्छा माशाल्लाह, तो आप मेरे बेसिकली यूथ क्लब की वजह से मुझे जानते हैं, मुझे पर्सनली कोई नहीं जानता था। अच्छा चले ठीक, मजाक कर। तो वो यूथ क्लब जो है, जब हम शुरू में टॉपिक्स देते ना, टॉक्स देते थे यूथ क्लब में, तो कोई बंदा नहीं आता था सुनने के लिए। ज़िया भाई भी आए होंगे, मोहम्मद अली भाई, आपने उनकी टॉक्स सुनी होंगी, कोई भी नहीं सुनता था। एक आधा बंदा बैठा, वो भी ज़बरदस्ती, बाजू का खुद बैठे होते थे। तो अच्छा, कुछ ऐसे थे जो, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो क्राउड पुलर्स होते हैं, हम उनको कहते हैं ये क्राउड, इनको हम हमारी टाइम के अंदर हनी पॉट्स कहते हैं, कि कुछ हनी पॉट्स होते हैं हमारे। वो टॉपिक्स कौन से होते हैं? वो जिन्नात के टॉपिक्स होते हैं। हम जिन के टॉपिक पे बात करते हैं और रश लग जाता है, वो कहते हैं यार कोई पता नहीं यार, देखते हैं क्या कहते हैं। हालांकि बंदा कोई कहे, इवन फिजिक्स डिपार्टमेंट भी होगा ना, यहाँ पे रखेंगे सारे आ जाएंगे यार जिन्नात के, अलग कहेंगे यार फिजिक्स वाले बंदा कहेगा यार मेरा जिन्नात के साथ क्या ताल्लुक है। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट है ज़ाती तौर पर। बाकायदा दुनिया के अंदर आपको पता है ये फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटीज, सुने मैंने वर्ड्स, कितना लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, बुक्स बनी हैं, मेरे पास खुद अपनी घर में 4 किताबें पढ़ी हैं सीक्रेट सोसाइटीज़ के ऊपर। तो अगर आप उनकी साइकोलॉजी पढ़ें और किस तरीके से वो ऑपरेट करती हैं और किस तरीके से लोग उसके अंदर ऑनर फील करते हैं कि हम एक ख़ास सोसाइटी का पार्ट है। मिसाल के तौर पे साइंस के अंदर अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक आप सोसाइटी बना लें, सीक्रेट सोसाइटीज़ ऑफ फिजिसिस्ट्स, तो हर बंदा कोशिश करेगा यार मुझे भी किसी तरीके से अंदर शामिल कर ले। एक ना नेचुरल इंक्लिनेशन है लोगों की। लेकिन इसके साथ साथ हम इन चीज़ों के ऊपर बिलीव जाहिर नहीं करते। लेकिन इंसान बाय नेचर, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ना, तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक फितरत का कॉन्सेप्ट रखा है। इंसान चाहता है चीज़ें जाने, वो गैब की चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड होता है। और सबसे बड़ी गैब चीज़ क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, हम सबसे पहले कुरान मजीद स्टार्ट ही यहाँ से होता है ना कि आप गैब पर ईमान लेके आए। तो कुरान का सबसे पहला ताल्लुक यह है, हिदायत उन लोगों के लिए जो मुत्तकीन है। और मुत्तकीन की पहली निशानी क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो गैब के ऊपर ईमान लेके आते हैं। तो अगर आपका गैब पर ईमान है तो एक्चुअली नाउ यू आर मुस्लिम। तो आपका स्टार्ट भी होता है अशहदु अल्ला इलाहा। सवाल पहला ये होता है कि आपने खुदा को देखा नहीं, आपने इस्लाम का आगाज़ ही गैब से किया, ठीक है ना। तो जस्ट आई एम टेलिंग यू, तो हमेशा रिलीजियस कम्युनिटीज़ को ये प्रूव किया गया कि आपको क्या है, आपको एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या, सिर्फ आपको बिलीफ रखना है। ठीक है, बिलीफ आपका भी होता है, उसका भी बिलीफ है, उसका भी बिलीफ है। फिर बहुत से कॉन्सेप्ट्स आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, फिलॉसफी अगर पढ़ी हो, रिलीजियस प्लूरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, चले उस पर डिस्कशन नहीं, वो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमेशा ये कंसिडर किया जाता है। तो आमतौर पे जब भी हम रिलीजन की बात करते हैं ना, जब हम दावत, खासतौर पे दावती मैदान में जाते हैं, लोगों को दीन की बात करते हैं, वो कहते हैं यार ये फरसूदा ख्यालात है, कोई आजकल की चीज़ बताओ, ये क्या बातें आप बता रहे हो। तो वो हमसे एक्सपेक्ट ये करता है कि वी नीड टू एक्चुअली स्पीक अप द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड स्टफ, ठीक। दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है कि साइंस हैज़ मैनेज टू एक्वायर द स्टेटस ऑफ बिकमिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आज दुनिया के अंदर साइंस को एक यार्ड स्टिक मेजर समझा जाता है ट्रुथ को मेजर करने के लिए, सच्चाई को एक स्केल है। जो चीज़ साइंस से मुताल्लिक है, जिसको साइंस प्रूव करती है, हमारा एतमाद, इवन मुसलमान उस पर एतमाद करने की कोशिश करता है। यानी ऐसी ये चीज़, क्योंकि अब ग्लोबल वर्ल्ड है ना, अब ये चीज़ें, अफकार और नज़रियात सिर्फ एक मखसूस तबके तक महदूद नहीं है, ये पूरी थ्रू आउट पूरी दुनिया के अंदर ये पाए जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ अपनी आप में। देखें कि किसी दोस्त के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, आपका कोई ओपिनियन हुआ, आप कहते हैं यार इसकी बेस पे साइंटिफिक रिसर्च है, तो अगला क्या कहता है? अगले को समझ, अच्छा यार ये आप क्यों कहते हैं?
क्योंकि अब आपने कहा ना साइंटिफिक रिसर्च इसको बैक कर रही है, तो एकदम आपने अपने पॉइंट को किस तरह बना दिया मजबूत। यार साइंटिफिक रिसर्च है, फला जर्नल के अंदर रिसर्च पेपर है, उसमें लिख पढ़ जाके बंदा कहता है यार हाँ वाकई, उसका जवाब बंदा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई बंदा क्वेश्चन नहीं करता कि यार वो साइंटिफिक रिसर्च वो भी इंसानों ने की है, तो अगर इस्लाम ये बात कह रहा है, साइंटिफिक रिसर्च कह रही है, मैं इस्लाम पे बिलीव करता हूँ, कोई नहीं कहता। आमतौर पे ना इस तरह नहीं कहा जाता, क्योंकि बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आप साइंटिफिक रिसर्च को किस तरीके से ना कर सकते। तो साइंस ने अपना पावा मनवाया दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर साइंस आज कंसिडर करते हैं, आप साइंटिस्ट की आप यूट्यूब देख लें, नेट देख लें, गूगल कर लें, जो मर्जी कर लें, साइंस को एक सीक्रेट चीज समझा जाता है कि आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप इसकी डिस्कवरीज को चैलेंज नहीं कर सकते, आप इसकी थ्योरीज को चैलेंज नहीं कर सकते। आप थ्योरी, और वो कहते हैं अगर आप थ्योरीज को चैलेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आपके ऊपर टैग्स लगेंगे कि आप लोग तो बस है पीछे दौर के हो, पुराने लोग हो, आप लोग जो है ना प्रोग्रेस, एंटी प्रोग्रेस हो, आप प्रोग्रेस के खिलाफ लोग हो। बाकायदा आपको इस तरीके से बातें की जाती हैं। तो होता ये कि जब हम बात करते हैं, अब चूंकि ये सिनेरियो है, तो अब लोगों के, जब हम दीन की बात करते हैं, यूथ से इस्लाम की बात करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट हमसे ये करते हैं कि अब आप हमें साइंस के थ्रू बताएं कि इस्लाम सही है कि नहीं। दैट इज एक्चुअली द मेन रीजन वाई ये किताबें लिखी जाती हैं जो मैंने आपको बताई। आप देखें कि वेस्ट के अंदर जब भी एथीस्ट के साथ उनकी, चले पाकिस्तानियों में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग माशाल्लाह कन्वेंशनल हैं, मुस्लिम्स हैं, ट्रेडिशन हमारे अंदर कल्चरली मुसलमान हैं, तो हम इतनी चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ, अगर आप चले जाएं ज़रा थोड़ी सी फर्स्ट ईयर टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लम्स वगैरह में भी, बिगन हाउस में, वहाँ पे जहाँ पे लिबरलिज्म और इस तरह की गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जब बात की जाती है, वहाँ पे तो बहुत ब्लेटेंटली इन चीज़ों को, फिर वो तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम कई दफ़ा हमारी टॉक्स होती हैं, हम जाते हैं, इन टॉपिक्स पे बात होती है, तो बड़े इस तरीके को बाकायदा उसको डिसमेंटल, यानी इन टॉपिक्स को जो है वो बहुत तरीके से, यानी इस्लाम को खासतौर पर बहुत बुरी तरीके से वो उसको क्वेश्चन करते हैं। तो होता ये है कि आपको फिर नेचुरली साइंस कोट करनी पड़ती है। आगे में इस पर मजीद डिस्कशन होगी। साइंस कोट करते हैं आप, उनका एकदम एतमाद हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपको बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने कहा कि हमारे एक भाई हैं, मोहम्मद अली भाई, आपने सुना हुआ, मिसाल के तौर पे उन्होंने बताया, उनका एक्सपीरियंस है। तो उसके साथ किसी भाई ने कहा कि यार ये जिन्नात क्या मजाक है भाई, मतलब लिटरली इस तरीके से टॉन्ट करते हुए, दीन कुरान मजीद में सूरह जिन पूरी मौजूद है और कुरान जिन्नात की बात कर रहा है। हम किस दौर में रह रहे हैं? 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, अभी तक जिन्नात में हमारा बिलीफ है, और अगर हम जिन्नात के पीछे लगे रहें तो हम क्या करेंगे? उसने कहा कि अच्छा क्यों, जिन्नात को क्या मसला? उसने कहा कहाँ नजर आते हैं? उसने कहा आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नजर आती है? एकदम चुप हो गया। आपने देखी है? नहीं। आप कहते हैं 95% यूनिवर्स जो है वो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी का बना हुआ है। चुप हो गया। उन्होंने कहा जब आप उस पर बिलीव कर सकते हैं तो ये कुरान पे नहीं बिलीव कर सकते आप, हालांकि आपने खुद नहीं देखा ना, आपके पास कोई प्रूफ है। आपने अगर कहें ना मैं को दिखाऊं मुझे किधर है, आप कहेंगे जी चुप हो जाएंगे। आपको लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी, कैलकुलेशंस दिखानी पड़ेंगी, पता नहीं फला रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, फला साइंटिस्ट ने कहा, डॉक्यूमेंट्रीज दिखानी पड़ेगी, तब जाके आप। तो जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, दिस हाउ थिंग्स वर्क। तो बाज़ वक़्त हमें ये चीज़ें कोड, तो एक्चुअली जब ये किताबें लिखी जाती हैं तो इनके पीछे एक अच्छी सोच होती है। और व्हाई दे आर डूइंग इट? ताकि मॉडर्न टाइम्स के अंदर लोग साइंस को जो है वो, बिकॉज दे आर बाउंड, मजबूरी उनकी ये कि साइंस को ट्रुथ समझा जाता है, और अनफॉर्चुनेटली जब तक कुरान की चीज़ उससे रेजोनेट नहीं करेगी, उससे कंफर्म नहीं करेगी, तब तक क्या होगा, उसको ट्रुथ नहीं समझा जाएगा। तो मजबूरन फिर ये कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोग तो मजबूरन ये करते हैं और कुछ लोग बाय चॉइस भी करते हैं। आगे हम इंशाल्लाह उनकी डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ अप्रोचेस के हवाले से, अगर हमें टाइम मिला तो, वरना इंशाल्लाह मेरा इस पर अनकरीब बहुत डिटेल हमारा स्टडी सेशन भी होने वाला है डिटेल में, जिसमें हम बहुत रिसर्च पेपर्स भी पढ़ेंगे, स्टडीज़ भी इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो उस पर भी आप लोग शरीक हो सकिएगा। तो उसमें हम अभी बहुत से एस्पेक्ट हैं शायद हम ना इसमें कवर सकें, बट लेट्स ट्राई इंशाल्लाह। सवाल ये है कि ये जो चीज़ है क्या ये अप्रोच जस्टिफाइड है कि नहीं है? सो इट्स अ क्वेश्चन। सबसे पहली बात है ऑब्वियसली ये जस्टिफाइड नहीं है। जब यूथ हमसे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू प्रूव कुरान फ्रॉम साइंस और यू प्रूव इस्लाम फ्रॉम साइंस, तो ये जस्टिफाइड इसलिए नहीं है क्योंकि कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस। Quran never claims that it's a book of science. So you cannot actually go on and expect the Quran to actually speak a scientific language with you. आगे हम बात करेंगे कुरान की लैंग्वेज क्या होती है, वो साइंटिफिक लैंग्वेज क्या, कुरान ऐसी लैंग्वेज बोलता है, ऐसी लैंग्वेज में एड्रेस करता है जो साइंटिफिकली एक्यूरेट होती है या नहीं होती है। ये पूरी अलग डिस्कशन है हमारी, इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन होगी अगर मौका मिला तो। लेकिन एक्चुअली कुरान मजीद बाय डिफॉल्ट इट्स नॉट अ बुक ऑफ साइंस किसी जगह पे भी। और जितने लोग हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, चाहे वो इसको
साइंस को जितना मर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट समझ ले, वो इस बात पे बिलीव करते हैं हाँ वाकई कुरान मजीद एक बुक ऑफ साइंस नहीं है। तो जब बुक ऑफ साइंस नहीं है, यस रिलीजन इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ साइंस, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू एक्चुअली be 100% accurate or 100% be conforming with the modern discoveries and the theories? It's not necessary. हो जाए ठीक है, but it's not necessary. तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मुझे साइंस से प्रूव करो तब जाके मैं कुरान को मानूंगा, ये बोगस बात है. It's not even true. It's not even, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि दूसरी बात ये कि देखें हर साइंस की ना एक लिमिटेशन होती है. बायोलॉजी है ना, उसकी एक अपनी लिमिटेशंस है. बायोलॉजी के अंदर आपने देखे होंगे पैराग्राफ्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ऐसे है ना. क्या आपने मैथमेटिक्स की बुक्स के अंदर पैराग्राफ्स वगैरह देखे हैं? डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? फॉर्मूलीज होते हैं ना, आपके पास नंबर्स होते हैं, दीज थिंग्स, डिजिट्स होते हैं, प्लस माइनस होते हैं. लेकिन ये चीज़ आपको बायोलॉजी में नजर नहीं आती. हर साइंस की, हर फील्ड की अपनी एक स्कोप होता है. साइंस जो है बाय डिफॉल्ट, अभी मैं आगे बताऊंगा, बाय डिफॉल्ट एक्चुअली डज नॉट स्पीक ऑन द मेटाफिजिक्स. इट टॉक्स ओनली अबाउट समथिंग दैट इज नेचुरल, दैट कैन बी टेस्टेड एंड दैट कैन बी ट्राइड इन अकॉर्डिंग टू आवर 5 सेंसेस. जो हमारे 5 सेंसेस के अंदर चीज आ जाती है, जो उसके थ्रू हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को, सिर्फ उस पर बिलीव करती है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती है साइंस. साइंस से अपनी लिमिटेशंस बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की है, लेकिन ये होता ये है कि हम लोग, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा रिलीजन, ऐसे सेक्रेट चीज प्रेजेंट कर दी गई है हमारे साथ. और वो कौन लोग हैं आगे मैं बताऊंगा. साइंस के पॉपुलराइजर्स, जिनको पॉपुलराइजर्स ऑफ साइंस कहते हैं, इनमें से 1-2 बंदों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा. हो सकता है आपने सुने भी हो, आपके टीचर्स प्रोफेसर्स ने, तो जाहिर डेफिनेटली उनका पता होगा. तो वो जब भी है, वो लोगों ने ये प्रेजेंट किया कि साइंस जो है ना यार, इसको आप कुछ नहीं कह सकते, इट्स अ सीक्रेट थिंग. यानी जो बेसिकली वो कहते थे कि दुनिया में कोई चीज सीक्रेट नहीं होनी चाहिए. और उससे भाग के उन्होंने क्या किया, दूसरी एक्सट्रीम पे जाके साइंस को सीक्रेट बना दिया और उसको मजहब बना दिया. उनकी अपनी किताबें, उनके अपने रसूल, अपने मैसेंजर्स हैं लिटरली. यानी वो अपने साइंटिस्ट को इसी तरीके से डील करते हैं, उन पे ऐसा ही ईमान रखते हैं जिस तरीके से वो हमें ताने देते हैं कि आप अपने नबियों पर ईमान रखते हैं. एक्चुअल में अगर आप इन लोगों से डील करें तो साइंस इज नॉट द ओनली वे टू डिटरमिन ट्रुथ. देखिए, आप में से किसी ने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी है? एनीवन? एपिस्टेमोलॉजी नाम सुना? अच्छा, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? इट्स बेसिकली द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी के अंदर डिस्कस होता है कि किसी चीज को आप प्रूव कैसे करते हैं. एविडेंस क्या होता है, यानी दलील क्या होती है. एक चीज को आपने साबित करना है तो उसकी किस तरीके से आप साबित करते हैं. साइंस जो है एक वे है ट्रुथ को सीखने का, या सच्चाई को, या हकीकत को, या नेचुरल फिनोमेना को टेस्ट करने का, या उसको एक्वायर करने का, उसको समझने का. दिस इज वन वे. लेकिन एक और वे भी है जिसमें रिलीजन बिलीव करता है, मेनली प्राइमरीली रिलीजन इस पे भी बिलीव करता है, लेकिन रिलीजन एक और चीज पे बिलीव करता है, वो है टेस्टिमनी, शहादत पे. मिसाल के तौर पे हमें कैसे पता चला अल्लाह ताला मौजूद है? कैसे पता चला? नबी ने बताया ना, कुरान मजीद में हमने पढ़ा ना, एक गवाही मिली और हमने देखा कि वो नबी कभी जिंदगी में उसने कोई उससे गलती नहीं हुई, कोई झूठ नहीं हुआ, ये सारी चीजें हमने की ना. तो वी एक्चुअली बिलीव कि ये बंदा अगर ये बात कर रहा है, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, मेराज का वाकया हुआ तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया, अगर कोई बंदा ये कहेगा तो आप क्या बिलीव करेंगे? तो उन्होंने कहा ये किसने बात कही है? उन्होंने कहा मोहम्मद. उन्होंने कहा अगर मोहम्मद ने कही है मैं बिलीव करता हूं उन पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहूँगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कह दिए करें. या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि उनके ऊपर दरूद पढ़ा जाए जब भी उनका नाम लिया जाए. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो उन्होंने कहा मैं बिलीव करता हूँ. तो दे बिलीव बिकॉज इट वाज सेड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्रेडिबिलिटी उनकी इतनी ज्यादा थी, राइट. हम उनको शहादत की बुनियाद पर बिलीव करते हैं. लेकिन अगर आप किसी साइंटिस्ट के सामने ये बात कर देना कि जी अल्लाह ताला मौजूद हैं, वो कहेगा क्या एविडेंस है? आप कहते हैं नबी ने कहा, वो मजाक उड़ाएगा आपका. लेकिन वो ये समझता, क्योंकि उसके नजदीक सच्चाई को जज करने का वाहिद जरिया क्या है? थ्रू साइंस. 5 सेंसेस के अंदर जो चीज आ जाए, जो साइंटिफिक प्रोसेस और मेथड के थ्रू हो जाए, चीज प्रूवन हो, जिसको साइंस प्रूव कर दे, वो बेसिकली इज द ओनली राइट वे टू द ट्रुथ. वो आमतौर पे यही कहते हैं. लेकिन अजीब बात, मजे की बात आपको मैं बताऊं, ये जो टेस्टिमनी है, अगरचे वो मुंह से ये बातें करते हैं और रिलीजन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हकीकत में वो इसके ऊपर खुद डिपेंडेंट है. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स के बारे में यानी थ्योरीज पढ़ी हैं और उन्होंने एक्चुअल में जाके लैब पे उनको टेस्ट भी किया? कितने ऐसे हैं? और अगर आपने वो टेस्ट थ्योरीज की हैं तो कितने % है वो थ्योरीज जिन पे आप बिलीव करते हैं, जिनको आप शायद लॉ भी मानते हो, लेकिन आप उनके ऊपर बिलीव करते हो कि ये सही थ्योरीज है? नहीं. क्या सुना हुआ आपने? फलां साइंटिस्ट ने की थी ना, उसने किताब में लिखा, आपने उस पर ट्रस्ट किया ना. ये क्या चीज है? शहादत है, टेस्टिमनी. मेजॉरिटी दुनिया के अंदर इवन एक साइंटिस्ट दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है.
ब्लैक होल्स के बारे में स्टीफन हॉकिंग से बात की, आप कहते जी ब्लैक होल्स हैं, क्या आप में से किसी ने देखे हैं ब्लैक होल्स? स्टीफन हॉकिंग के ऊपर आपका ईमान और इतमाद है, हालांकि वो बंदा मुसलमान यानी एथीस्ट था, ही डिड नॉट इवन बिलीव इन द रिलीजन, लेकिन आप कहते हैं आपका इतना ट्रस्ट है उसके ऊपर, है कि नहीं है? टेस्टिमनी से आप भाग नहीं सकते। दुनिया के अंदर अगर आप टेस्टिमनी से भाग जाए ना तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। छोटी छोटी चीजें दुनिया के अंदर, यानी छोटी छोटी बेसिक बातें जो है आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे बड़ी मिसाल तो बड़ी फजूल सी है, लेकिन कोई बंदा ये कहे, अब आप बड़े हुए हैं, आपके माँ बाप ने कहा आपको कि आप बेटा मेरे बच्चे हैं, अब कोई बंदा क्वेश्चन करे नहीं मैं जब तक साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं ना करूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा मैं बच्चा हूँ कि नहीं इनका, और साइंटिफिकली एक पूरा प्रोसेस से गुजरूंगा, मेरे पास बाकायदा मेरे पास रिकॉर्ड्स आएंगे, कोई वीडियो हो जिसके अंदर कैमरा यानी कोई इस तरह, तब तक मैं नहीं मानूंगा। मतलब इट्स फजूल बात। लोग क्या कहेंगे, पागल आदमी है ना, ऐसे ही है। दुनिया के अंदर ये चीज़ें कुछ हैं जिनको सवाबित कहते हैं, दे आर एक्सेप्टेड एंड दे आर बिलीव्ड ऑन। तो होता ये है कि साइंस इज नॉट द ओनली वे टू डिटरमिन द ट्रूथ। देयर आर नंबर एपिस्टेमोलॉजीज, पूरी साइंस है, फिलोसफर्स और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, बहुत से लोग हैं, नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा हैं उसके अंदर, इस साइंस के अंदर। एंड दे हैव नंबर ऑफ वेज कि आप सच्चाई तक पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, और आप पहुंचते हैं और लोग पहुंचते हैं। जैसे मैंने आपको बताई कि हम टेस्टिमनी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वे जो हमारा दीन इस्तेमाल करता है। हमारा दीन वैसे मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वे हमारा गैब की बातों पे वो टेस्टिमनी के ऊपर बिलीव करता है। साइंस की जैसे मैंने आपको पहले बता दी, इसकी अपनी लिमिटेशंस है, ज़ाहिर है हर फील्ड की अपनी लिमिटेशंस है कि ये मेटाफिजिक्स पे बात नहीं कर सकती, ये वाई का आंसर नहीं दे सकती, ये वट का आंसर तो दे सकती है, लेकिन वाई एटर्नल कॉज की बात नहीं कर सकती। आगे चल के हम इंशाल्लाह इसको कुछ साइंटिस्ट की बात भी करेंगे, मैं कुछ कोट्स भी आपको दिखाऊंगा, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये कि खुलासा ये था कि ये एक्सपेक्ट करना कि जब तक, मेरा खुलासा ये, सारी कहानी सुनने के बाद खुलासा इसलिए बयान कर रहा हूँ कि अगर वो ना समझ आए तो ये तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। खुलासा ये है कि ये अज्यूम या एक्सपेक्ट करना कि तब तक हम किसी सच्चाई को मानेंगे नहीं, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो नबी हो, चाहे कोई भी हो, अनलेस के वो साइंटिफिक मेथड से या साइंस उसको ना उसकी गवाही दे या शहादत दे। इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट इवन एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट देमसेल्व्स। जो लोग एक्चुअली इसको पॉपुलराइज करते हैं वो साइंटिस्ट जरूर हैं, पर वो साइंस की रियलिटी को नहीं समझते। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग साइंस एंड नोइंग द रियलिटी ऑफ साइंस। आई एम गोना टेल यू व्हाई। इसके ऊपर पूछिए, अलग साइंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड द फिलॉसफी ऑफ साइंस। ये पहला पॉइंट है सबसे अहम, कि देखें एक होता है साइंस, एक होता है साइंटिस्ट होता है लैब में। मैं आपको लेट मी गिव यू अ बेबी एग्जांपल। एक साइंटिस्ट है, वो लैब के अंदर क्या कर रहा है, ही इज डूइंग अ साइंस, तजर्बा कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, पूरी वाइट कोट पहना हुआ, बाल बेचारे के बिखरे हुए हैं, आधे बाल गायब हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह आमतौर पे साइंस को हम डिपेक्ट करते हैं, उसकी नज़र वीक हो चुकी है, बेचारा साइंस कर रहा है, ठीक है ना, दिन रात लगा रहा है, बेगम उसे ऑलमोस्ट छोड़ने पर आई हुई है, क्योंकि आमतौर पे इस लेवल की रिसर्चेस कौन, ऐसे लोग बेचारी फैमिली लाइफ नहीं होती उनकी, होती भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन आमतौर पर जस्ट तो अच्छा वो साइंस कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, वो साइंस एक्चुअली में उसके सामने एक चीज़ें हो रही हैं और वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। जो फिलोसोफर ऑफ साइंस है ना, फिलोसफी ऑफ साइंस का जो बंदा है, वो उसके पीछे खड़ा हुआ है। वो जो साइंस कर रहा है उसको नहीं देख रहा, वो फिजिक्स क्या हो रही है, वो वेवलेंथ्स कैसे आ रही हैं, वो उन चीजों को नहीं देख रहा, उसको शायद वो समझ भी नहीं आ रही, लेकिन वो इस प्रोसेस को, वो साइंटिस्ट को देख रहा है कि वो साइंटिस्ट क्या क्या मेथड्स यूज कर रहा है। तो फिलोसफी ऑफ साइंस इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट दैट एक्चुअली टॉक्स, दैट मेनली डील्स विद द साइंटिस्ट अप्रोच टू डू द साइंस। वो साइंस क्या कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फिलोसफर ऑफ साइंस जो होता है, फिलोसफी ऑफ साइंस का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर ऑलमोस्ट बाहर के मुल्कों में ये पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ आमतौर पे पाकिस्तान में, आई डोंट नो आपके डिपार्टमेंट में है, कोई डिपार्टमेंट में है फिलोसफी ऑफ साइंस है, लेकिन हमारे यहाँ वैसे मैंने देखा था कि MS लेवल के ऊपर या फिर इससे ऊपर लेवल्स के ऊपर मेरे कुछ दोस्तों ने पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे पढ़ाया जाता है, लेकिन BS लेवल पे शायद नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन फिलोसफी ऑफ साइंस ये होती है कि जो एक्चुअली साइंटिस्ट के ऊपर बात करते हैं, बेसिकली वो फिलोसफर्स होते हैं, उनको साइंस नहीं आती होती। यानी आप कहेंगे ना कि वो बताएं कि आप जी स्ट्रिंग थ्योरी लिख के दिखाएं, या आप जी इस तरह की थ्योरीज बताएं, वो आपको शायद नहीं एक्सप्लेन कर सके, लेकिन वो ये बता देगा कि ये स्ट्रिंग थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी है कि नहीं, वो ये जरूर बता देगा आपको। ही एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द नेचर ऑफ साइंस। उसको पता है कि साइंस की बाउंड्रीज कहां पे है, कहां पे साइंस खत्म होती है, कहां से साइंस आगे चलती है। तो फिलोसफर्स ऑफ साइंस जो है, जो फिलोसफी ऑफ साइंस इज अ वेरी टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। साइंस इटसेल्फ इज अ डिफरेंट। और जब भी हम बात करते हैं रिलीजन की, साइंस की लिमिटेशंस की,
तो हम साइंटिस्ट से नहीं पूछते, क्योंकि बाजू का साइंटिस्ट को नहीं पता होता, उसकी फील्ड नहीं है वो। उसको ये पता है कि हाँ, कि मिसाल के तौर पे अगर वो बायोलॉजिस्ट है तो आप उससे बायोलॉजी से बारे में पूछ सकते हैं, वो बता देगा कि ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल वो सारी आपको डीएनए ये होता है, जीनोम ये होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दें, एवोल्यूशन किस तरह होती है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोसेसेस बता देगा। लेकिन क्या वो चीज़ें जो वो कर रहा है उसकी अप्रोच क्या, वो ठीक है, वो इंडक्शन है, वो डिडक्शन की बेसिस के ऊपर कर रहा है, वो अजम्पशन, वो हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है ना, वो साइंटिफिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्या वो सही रिसर्च क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ डिमार्केशन क्या होती है, ठीक है ना, इसी तरीके से फॉल्सिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं, ये सारे फिलोसोफर ऑफ साइंस बात करते हैं। बाजू का साइंटिस्ट को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, उनका सब्जेक्ट नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये पूरी अलग फील्ड है और उसके अंदर पीएचडीज और मास्टर थीसिस, पीएचडीज होती हैं, डॉक्टरेट्स होते हैं बकायदा, ये बेसिकली फिलोसोफर्स होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। आमतौर पर जब हम बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो हम जब तक फिलॉसफी ऑफ साइंस को नहीं पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। हम बैक एंड फोर्थ डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन होगा ये कि इसके ऊपर किसी कंक्लूजन पर बंदा नहीं तब तक पहुंच सकता जब तक वो फिलॉसफी ऑफ साइंस को ना पढ़े। अब व्हाट इज साइंस एक्चुअली, अब इसमें थोड़ी सी जनरली बात कर लेते हैं, ऑल दो वैसे इस पर टाइम काफ़ी लग जाएगा, लेकिन चले लेट्स गो, क्योंकि आगे हमारी डिस्कशन उससे मुतालिक बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करते हैं। साइंस इज एन आउटकम ऑफ अ कंक्लूजन ड्रिवन बाय साइंटिफिक प्रोसेस एंड मेथड। बाय द वे साइंस इटसेल्फ क्या है, इस पे बहुत लंबी डिबेट्स है फिलोसोफर्स की, फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर बहुत लंबी डिस्कशन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कितने ट्रिकी क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं, आप मुझे बताएं, मतलब हम समझते हैं ना साइंस क्या, हम कहते हैं साइंस ही फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। वो कहते हैं अच्छा ये बताएं कि सोशियोलॉजी भी साइंस है, आप चुप हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ भी साइंस है, आप चुप हो जाते हैं। आप कहते हैं हिस्ट्री भी साइंस है, आप चुप हो जाते हैं। हिस्ट्री कैसे साइंस है, ठीक है ना, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, इनको कहा जाता है सोशल साइंसेज, ये कौन सी साइंस है। तो ये बाकायदा साइंस की लिमिटेशंस, हुदूद क्या है, ये बहुत डिस्कशन टॉपिक है। इस पे अगर आप पढ़ना चाहें तो जैसे आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर जो सबसे अच्छा सोर्स है, अगर आप उसमें गो थ्रू करना चाहते हैं डिटेल में, एक तो ये कि इसका अच्छा कोई कोर्स पढ़ लें अच्छी किसी टीचर से। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंसाइक्लोपीडिया है फिलोसफी का। दुनिया के अंदर अगर फिलोसफी के ऊपर कोई अगर रोबस्ट चीज़ समझी जाती है ना, कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समझी जाती है, और उनका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी है जो दुनिया के अंदर रेफरेंस बुक समझा जाता है जब भी आप फिलोसॉफिकल डिस्कशन, फिलोसोफर सारे दुनिया के सबसे बड़े बड़े फिलोसफर उसी के अंदर लिखते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स उसमें मौजूद है। आप उसमें पढ़ें तो आपको बड़ी चीज़ें, ये चीज़ पता चल जाएंगी। लेकिन जनरली आसान तरीके से जो हम बेसिक लैंग्वेज के अंदर समझते हैं वो ये है, साइंस इज एन आउटकम और अ कंक्लूजन ड्रिवन बाय अ साइंटिफिक प्रोसेस और अ मेथड। साइंस वो है जो साइंटिफिक मेथड से गुजरे, बस आसान अल्फाज में। उसके लिए कोई हमें जो है ना वो डायलेक्टिकल एक्रोबैटिक्स के अंदर जो टर्म यूज की जाती है उसमें जाने की जरूरत नहीं, सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं। वो साइंटिफिक मेथड और प्रोसेस क्या है, बड़ा सिंपल सा है। पहली चीज क्या है, साइंटिफिक मेथड से जो चीज गुजरेगी उसको हम साइंस कहेंगे। वो क्या है, फिलोसोफर्स ऑफ साइंस कहते हैं वो चार चीजों का नाम है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन होती है। नंबर 2 हाइपोथेसिस होता है। नंबर 3 एक्सपेरिमेंट होता है। नंबर 4 कंक्लूजन होती है। मेन बाद में इनको 6-7 प्रोसेस और भी डिफाइन कर दिए, लेकिन मेनली 4 बड़े प्रोसेस होते हैं। ये एक प्रोसेस है जिससे कोई भी चीज गुजरेगी तो उसको आप साइंस या साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं फिलोसफी ऑफ साइंस की नजर में। एक हमारा थ्योरी का मतलब एक ये भी है जो हम अपने हाँ समझते हैं ना कि ये थ्योरी है यार, सिर्फ ये हमारा आमी कॉन्सेप्ट है। साइंस के अंदर ये थ्योरी ऐसी नहीं होती, उसकी बेसिस होती हैं। आगे हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली 4 चीजें होती हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे जैसे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बड़ी सिंपल सी चीज आपने ग्रेड 7-8 में भी पढ़ी होगी। कैसे किया यानी साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव किया कि लाइट, हाउ दिस थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है ना, मुख्तलिफ तरीके से। मिसाल के तौर पे उन्होंने अंधेरे के अंदर लाइट जलाया, जैसे वो हम जलाया करते थे। अब आपने पता नहीं किया कि नहीं, मैं बाहर यूनिवर्सिटी में बाहर यानी मैंने चूँकि बाहर से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे हमें बाकायदा क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करवाते थे। वो लाइटें बंद कर दें, कैंडल लगाएं, आपके पास एक बोर्ड होता है, उसके अंदर आपने क्या किया होते हैं, छोटे छोटे सुराख किए होते हैं, और वहाँ से आप क्या करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा लाइट स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रही है, राइट। सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन की मुख्तलिफ तरीके से, आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, मफरूज़ा कायम किया। मफरूज़ा ये था कि आई एम अज्यूमिंग, एक अजम्पशन होती है बेसिस, आप ये अजम्पशन कह सकते हैं इसको नॉन टेक्निकल टर्म्स में, कि आपने अज्यूम किया कि हाँ, आपने देखा, ऑब्जर्वेशन हुई और आपने अज्यूम किया कि लाइट्स ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या हुआ, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया उस अजम्पशन को। अब एक्सपेरिमेंट्स बार बार करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे या तो वो चीज़ सही प्रूव होगी या गलत प्रूव हो जाएगी, ऐसे ही है ना।
आपने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए मुख्तलिफ तरीके से, जो आपके ह्यूमनली पॉसिबल रिसोर्सेज थे उनको यूज करते हुए आपने वो किया, और अल्टीमेटली जब रिजल्ट सेम आता रहा, बार बार एक ही रिजल्ट आता रहा, तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे और आपने क्या कहा, आपने एक थ्योरी प्रेजेंट की, और वो थ्योरी क्या है, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, आपने चीज़ों को देखा, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वेशन बाजू का गलत भी हो जाती है ना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप कराची, कितने लोग हैं कराची के? एक ही है बस, बाकी सारे कराची, आप भी हैं मैडम। अच्छा, कराची के बीच में गई आप, बीच में आप जाएं सनसेट के वक्त, आपको क्या नजर आता है? सूरज किधर जा रहा है? पानी के अंदर जा रहा है, नजर आता है कि नहीं आता? क्या वो एक्चुअल में पानी के अंदर जा रहा होता है? फिजिक्स के लोग क्या कहते हैं, हो सकता है कोई बंदा आर्टिस्ट बैठा हो कहता है यस आई बिलीव इन दैट, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे जनरली ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में साइंस क्या कहती है कि नहीं, वो पानी के अंदर नहीं जाता, ऐसे ही है ना। लेकिन लगता क्या है, आपकी आंख तो ये कह रही है, और हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं गौर से, यार सब कुछ सॉल्व हो गया, 10 बंदे लेके सारे कह रहे हैं यार जा रहे हैं। लेकिन फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आपने हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि पानी के अंदर समुद्र जाता है मिसाल के तौर पे, अब आपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हुए। लेकिन क्या हुआ, जब आपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, कैलकुलेशंस शुरू की, यू रियलाइज कि ऐसा नहीं है, और फिर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, इट डज नॉट गो। आपने हाइपोथेसिस के अंदर उसको निगेट कर दिया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन। अच्छा आगे चलते हैं, याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन इज ये अब हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात है। ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड बट नॉट साइंस एज अ होल। ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड प्रोसेस बट नॉट द साइंस एज अ होल। हमारे यहां आमतौर पे ऑब्जर्वेशन को क्या कहा जाता है? साइंस। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं आपको कहता हूं मिसाल के तौर पे कि आप में से सारे बंदे ना, सारे बहनें और भाई उठ जाएं और अपनी जगह से ना अपनी जो चेयर्स है ना उसको मेजर करना शुरू करें टेप के साथ, इंच टेप के साथ फॉर एग्जांपल आप करते हैं, और मैं कहता हूं उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। तो एक्चुअली में हम में से अक्सर लोग क्या समझेंगे कि वी आर डूइंग साइंस। इट्स नॉट साइंस, इट्स जस्ट अ सिंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमारे यहां ऑब्जर्वेशन को आमतौर पे कंफ्यूज किया जाता है विद व्हाट, विद साइंस। दिस इज नॉट एक्चुअली द केस। आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जो बेसिकली फिलोसोफर्स मिसाल देते हैं, फिलोसोफर्स ऑफ साइंस। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप देखें कि आपने सितारों को देखा, ठीक है ना, प्लैनेट्स को मूविंग, द प्लैनेट्स आर मूविंग, ऑर्बिटिंग, या फिर जो भी तरीका से आपकी प्लैनेटरी मोशंस को आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट देख रहा है और वो एक कंक्लूजन निकालता है कि जी फ्ला वक्त में फ्ला प्लैनेट इस तरफ होगा, अपनी कैलकुलेशंस की बेसिस पे, ठीक है। इसी तरीके से वो कहता है सुपरनोवा के बारे में डिस्कशन करता है, वो ब्लैक होल्स के बारे में बात करता है, ये इस तरह की चीज़ें कैलकुलेशंस करता है, प्रेडिक्ट करता है कि इतने सालों बाद ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, या लाइट इस तरीके से ट्रैवल करी, वो सारी ऑब्जर्वेशन के साथ ये चीज़ प्रूव कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। लेकिन एक और बंदा है, वो भी देख रहा है और उसकी रिसर्च फाइंडिंग्स अखबार में नजर आती हैं, संडे मैगजीन में। आपका दिन कैसा गुजरेगा? सुना, देखा हुआ कि नहीं? आपका सितारा क्या है? लियो, पता नहीं कौन कौन से और है, लियो, सैजिटेरियस, और कुछ लोग बड़े सेंसिटिव, यार मेरा तेरा बताइए। मेरा एक दोस्त था, कहता है यार तू बता दे, तेरा लियो तो नहीं है। हाँ मुझे पता था तू वही है। कभी कह रहा हो ना यार ये बंदे बड़े, तू वो तो नहीं सैजिटेरियस है? हाँ मुझे पता था, हरकतें ही वही है, पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है। इस तरह लोग करते हैं कि नहीं करते? इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। पाम रीडिंग देखा है ना आपने, पाम रीडिंग की जाती है, और ये किस तरह देखिए, सितारों को देखिए, आज आपका सितारा ही है, आपके सितारे की बात है। अब ये क्या, ये भी देखिए, एक एस्ट्रोनॉमी है और एक एस्ट्रोलॉजी है। दोनों क्या कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं? ऑब्जर्वेशन दोनों में है कि नहीं? उधर भी ऑब्जर्वेशन है, यहां पे भी ऑब्जर्वेशन है। क्या ये दोनों साइंसेज है? इनको साइंस नहीं कहा जाता, कोई भी नहीं साइंस कहता, ठीक है। तो जो बंदा इन दोनों को साइंस कहेगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा इट्स नॉट एक्चुअली, बाय द वे, माजरत के साथ, ये साइंस नहीं है। एक को सूडो साइंस कहते हैं और एक को साइंस कहते हैं। मैं बता ये रहा था कि साइंस जो है इटसेल्फ जो है, ऑब्जर्वेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ साइंस। अब देखिए कुरान मजीद किस बात की करता है? कुरान मजीद ने किसी आयत में आपको पता हो ये कहा हो कि साइंस करो? कुरान मजीद ने किस चीज़ की बात की है? ऑब्जर्वेशन की। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं? बसार तफसीर क्या होता है? अच्छा केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना। आसमान को देखो, क्या तुमने, अवलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा? अलम तरौ, क्या तुम नहीं देखते? बार बार जो है ना, यरा, देखना, ऑब्जर्वेशन, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं
बिकॉज ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन हर बंदा कर रहा होता है। एक जो सफाई करने वाला है ना बंदा, जेनेटोरियल स्टाफ का जो बंदा है, जेनेटर जिसे हम कहते हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, उसको भी सितारे नजर आ रहे होते हैं, और एक साइंटिस्ट भी देख रहा होता है, दोनों देख रहे होते हैं। दोनों की assumptions, अंडरस्टैंडिंग्स, उनकी कंक्लूजन्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बट दे आर ऑल वॉचिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो अल्लाह ताला उससे चाहते हैं ना कि उन आयात से समझें, वो दोनों देख सकते हैं उसमें, उनको दोनों को समझ आ सकती है। आगे मैं बताऊंगा क्या मकासद होते हैं अल्लाह ताला जब ये कहते हैं, तो दिस इज एक्चुअली द रियल थिंग। तो हम आमतौर पे कंफ्यूज क्या करते हैं, हम सूडो साइंस वो होती है, अभी भी एक फिलोसफी ऑफ साइंस में लंबी डिस्कशन है कि एक्चुअली सूडो साइंस क्या होती है, शुड वी कॉल इट सूडो साइंस, शुड वी कॉल इट नॉन साइंस, शुड वी कॉल अनसाइंस, ये पूरी बकायदा डिस्कशंस मौजूद है। बहरहाल आई डोंट गो टू कॉमन टर्म सूडो साइंस है। सूडो साइंस क्या है, स्कॉलर्स कहते हैं, फिलोसफर्स कहते हैं, ए सूडो साइंस इज समथिंग, इट इज नॉट साइंटिफिक, दो कंडीशंस है, दो क्राइटेरिया। एनीथिंग इज नॉट अ साइंस इफ इट इज नॉट साइंटिफिक, क्या मतलब है, साइंटिफिक प्रोसेस और मेथड से नहीं गुजरी। दूसरी चीज, its major proponents try to create the impression that it's scientific. Pseudo science वो होती है, साइंस का लफ्ज़ इसलिए साथ लगता है, हकीकत में वो साइंस नहीं होती, लेकिन उसके जो प्रपोजर्स होते हैं वो एक्ट ऐसे करते हैं, शो ऐसे करते हैं कि ये साइंस है, ये एक्चुअल में कुछ थिंग है, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। इसकी वो मिसाल क्या देते हैं, इसकी मिसाल एल्केमी की मिसाल देते हैं। एल्केमी का पता है आप लोगों को क्या है? गजाली की किताब भी है ना, इमाम गजाली की, द अल्केमिस्ट, द अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस। एनीवेज, एल्केमी क्या था, बेसिकली इट्स अ सूडो साइंस। एक्चुअली सारे उसमें आपकी बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है। बेस जो मेटल्स होते हैं उनको आप किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, गुड मेटल्स के अंदर। बेस मेटल्स और आप लेड को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, गोल्ड बनाए। यह है ना कि क्या ये बड़ी, इसमें बड़ी थ्योरीज भी मौजूद हैं, और बल्कि मजे की बात है, सूडो साइंस इज बेसिकली टर्म यूज भी इन लोगों के लिए की गई थी कि अल्केमिस्ट क्या करते थे, उनकी पूरी एक्सपेरिमेंट्स और कोशिश होती थी किसी तरीके से हम साइंस यानी लेड को हम गोल्ड बना सके। क्रिएशन ऑफ गोल्ड इज वाज देयर पर्पस, केमिस्ट्री को यूज करते हुए, एक्सपेरिमेंट्स को यूज करते, लेकिन हमेशा से उसको सूडो साइंस कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी सूडो साइंस, होम्योपैथी को भी आपको पता है सूडो साइंस कहा जाता है। ये सारी चीजें क्या है, इनको सूडो साइंस कहा जाता है। बिकॉज क्यों, दो चीजें, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द साइंस, ये साइंटिफिक प्रोसेस और मेथड्स को नहीं फॉलो करती, और दूसरी चीज है इंप्रेशन यही होता है कि ये साइंस है, और लोग इस पे बिलीव और ट्रस्ट भी ऐसे ही करते हैं जैसे साइंस पे ट्रस्ट किया जाता है। तो इसको सूडो साइंस कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A pseudoscience may not be wrong altogether, it's just that it does not meet the scientific criteria. Examples include creationism, harnessing the energy from the jinns। ये बड़े मजे की बात। देखिए, सूडो साइंस जब हम एक बात कहते हैं ना, तो हमने पहले बात की थी कि साइंस इज नॉट द ओनली वे टू एक्वायर द ट्रूथ। सच्चाई को हासिल करने का या पहचानने का साइंस वाहिद जरिया नहीं है, मल्टीपल जराए है ना, हमने बात की, जैसे टेस्टिमनी भी है और भी चीज़ें, इंट्यूशन भी है, ये पूरी एक फिलोसफी का सब्जेक्ट है। एनीवेज, साइंस जो है इज नॉट द ओनली वे टू एक्वायर द ट्रूथ। अब साइंस क्या करती है, जो चीज किसी और तरीके से ट्रूथ एक्वायर किया गया हो, साइंस कहती है साइंस नहीं है, वो सूडो साइंस है। और चूंकि वो सूडो साइंस है, इसलिए अज्यूम किया जाता है, अज्यूम ये किया जाता है कि इट्स नॉट रियल, इट्स फेक, बेसलेस। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, इंप्रेशन ये क्रिएट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई ऐसी चीजें जिनको सूडो साइंस कंसिडर किया जाता है, बट दे आर एक्चुअली ट्रूथ। मिसाल के तौर पे बड़ी बेसिक मिसाल है क्रिएशनिज्म। क्रिएशनिज्म क्या होती है, किसी को पता? मैं आपको वैसे एक बताऊं, ऐसे एक आपको बड़ा भाई समझ लें, एक टीचर की समझ लें एडवाइस। अगर आपने दुनिया में कोई काम करना है ना, लिटरली, अगर आप वाकई, अगर आप कहते हैं नहीं बस मेरा कोई प्लान नहीं है, चलने दें, जैसे चल रही है ठीक है, गुड है, काइंडली इस चीज़ को ज़िंदगी से निकाल दें, आप सोशल मीडिया को निकालें और एक्चुअली रीड बुक, स्टार्ट रीडिंग इट। और मैं आपको बताऊं, हम जितने ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, उतने ही हम ज़्यादा मिस और अनइन्फॉर्म्ड लोग हैं। हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता था यार, मैं खुद समझता था कि कमरों की दुनिया के अंदर हम किताब में, कुछ लोग किताबों की दुनिया में बंद हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड सो फार दैट यू कैन नॉट इमेजिन। और मोमिन की फिरासत ये होती है कि मोमिन हमेशा मोमिन की नज़र होती है, वो हमेशा अपने पर जो उसके ऊपर फितनास आ रहे होते हैं ना, उससे पहले वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं फितने क्या आ रहे हैं। ये जो मैं डिस्कशंस आपके सामने रख रहा हूँ ना, जो शायद आप समझ रहे हैं कि यार ये कौन सी डिस्कशन हो रही है, ये 1980s की और 1800s की डिस्कशंस है।
जो आज यहाँ पे हो रही है और ये वेस्ट की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन डिस्कशन, ये हद दूसरी जगह पे, मतलब ये वो है डिस्कशन इनको खत्म करके उन्होंने कंक्लूड करके साइड पे रख दी। और हम हैरान होने, अच्छा ये भी बात थी, ये भी मैंने कभी सुना था, ये भी बात है, ये बड़ी अजीब बात है, मैंने कभी नहीं सुना था इस बारे में। तो लिटरली आई वुड सजेस्ट यू गाइस, अगर आप स्टूडेंट, और मैं ये आपको ना बाद में मौका नहीं मिलना ज़िंदगी में, ये मैं रिग्रेट करता हूँ, काश मैं भी बड़ा कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैंने भी बड़ा अपना टाइम ज़ाया किया हुआ है। तो लेकिन आज मुझे एहसास होता है काश वो मेरे पास टाइम हो कि मैं पढ़ सकूँ, रीडिंग कर सकूँ। एटलीस्ट आप में से हर स्टूडेंट को, टीचर्स और प्रोफेसर्स का लेवल कुछ और होता है, लेकिन स्टूडेंट्स की बात मैं बता रहा हूँ, 50 पेजेस रोज़ाना आपने पढ़ने चाहिए। आज गोल बना ले, आइंदा से रोज़ाना के 50 पेजेस, और नॉवेल्स रूम्स नहीं पढ़ने। पता चले वो ख़वातीन डाइजेस्ट चल रहे हैं जी, वो सर ने कहा था 50, पहले 150 पहले 20 पढ़ रही थी, तो अब 50 इसलिए कर लिया। अम्मी कहे बेटा ये क्या हो रहा है? अम्मी वो सर ने कहा था ये इल्म है, इससे आपने नहीं दूर करना। तो इस तरह के नॉवेल इंग्लिश के पता चले कि वो इस तरह के नॉवेल, सिडनी शेल्डन के नॉवेल शुरू हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो ये पुराने दौर है, पता नहीं सिडनी शेल्डन के पढ़ता भी है कोई नहीं, मतलब नॉवेल्स पता क्या चीज़ होती है? हाँ पता, अच्छी बात है, चले ठीक। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा था कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रिएशनिज्म जो है ना, क्रिएशनिज्म कहते हैं इट्स अगेंस्ट एवोल्यूशन। डार्विनियन एवोल्यूशन का पता है ना आपको? डार्विनियन एवोल्यूशन ये है कि इंसान जो है वो आपने सुना है आसान टर्म्स में, वैसे वो है नहीं, ऐसे बंदरों से इंसान आया, सुना मैंने अभी ये सुना सारों ने ना, आसान टर्म्स में यही डार्विनियन एवोल्यूशन है एक किस्म का, लेकिन ये हकीकत में ऐसी एवोल्यूशन नहीं, लेकिन जस्ट टू गिव यू द रॉन्ग आइडिया, एक आइडिया। इसके अगेंस्ट क्रिएशनिज्म है जिसमें हम बिलीव करते हैं कि खुदा ने क्रिएट किया, ये एवोल्यूशन नहीं है। तो वो कहते हैं कि डार्विनियन एवोल्यूशन इज एक्चुअली ए साइंस एंड क्रिएशनिज्म इज एक्चुअली ए सूडो साइंस। और सूडो साइंस आमतौर पे, सूडो जो वर्ड है ना, ये एक डेरोगेटरी वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसको सुनते हुए ना एक नेगेटिव फीलिंग अटैच्ड है, नेगेटिव कॉनोटेशंस अटैच्ड हैं इसके साथ। तो होता ये है कि जब साइंटिस्ट एक लेक्चर दे रहा होता है ना, ओके वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डार्विनियन एवोल्यूशन, सो व्हाट अबाउट क्रिएशनिज्म, इट्स जस्ट अ सूडो साइंस ओनली। वो कहता है अच्छा ये इस पे टाइम जाया करने की बात ही नहीं, दे एक्चुअली डू दैट। क्रिएशनिज्म हमारा ईमान है। क्रिएशनिज्म मतलब अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं जिसने कायनात बनाई है, और वो इसको सूडो साइंस कहते हैं। वो साइंस इसलिए सूडो साइंस कहती है क्योंकि साइंस उसको साइंटिफिक प्रोसेस, क्या अल्लाह ताला के ऊपर आप अल्लाह ताला के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करके आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते। अल्लाह ताला आपके सेंसेस से बाहर है, ऐसे ही है ना, अपनी मखलूक से जुदा है, मुबर्रा है, जैसे कि हमारा ईमान और अकीदा है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, वो उसको सूडो साइंस कहते हैं। तो क्रिएशनिज्म, अब अगरचे अल्लाह से बड़ी सच्चाई कोई नहीं है, लेकिन वो सूडो साइंस। तो जस्ट बिकॉज देयर इज अ सूडो साइंस इट डजंट मीन कि वो रॉन्ग है। एक और बड़े मजे की बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं सर, आप लोगों को तो माशाल्लाह पता होगा, सुल्तान बशीर महमूद साहब, जिनको तमग़े इम्तियाज़ भी मिला है, एंड ही वाज वन ऑफ द टॉप हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ना, जिन्होंने एटम बम के ऊपर, एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर काम किया, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। वो हैं या उनके कोई साथी हैं साथ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे रिकॉल करना है, बिकॉज उन्होंने इन किताबों पे बहुत लिखा है, इस्लाम एंड साइंस के ऊपर उनके बहुत किताबें हैं, और वो बड़े इस चीज़ के प्रोपोनेंट है, एडवोकेट है। ही और हिज फ्रेंड एक्चुअली प्रपोज द आइडिया कि पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है ना, इसका हल ये है कि हम जिन्नात से रब्ता करें एंड वी हार्नेस देयर एनर्जी, और इससे क्या होगा कि हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है ना पाकिस्तान का, वो हल हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज व्हाट ही सेइंग, और ये कोई आम मिर्जा जैसा बंदा नहीं है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बात कर रहा है। अब जिन्नात पे हमारा बिलीव है, ऑब्वियसली हम उसको डिनाई नहीं करते, कुरान मजीद ने बड़ी डिटेल में इस बारे में बात की है, लेकिन ये साइंस नहीं है। वो कहते हैं हार्नेसिंग दी एनर्जी। हार्नेसिंग एनर्जी का मतलब क्या है? यूजिंग दी, किसी जिन दोस्त के साथ आपने दोस्ती लगाई, उसे कहा यार एनर्जी सप्लाई करी मेरा घर के अंदर, लाइट नहीं आ रही, तो जरा अपना मुंह लगा इसके साथ ही, ये जो ठीक है ना, और या फिर अपना हाथ के अंदर कोई स्विच प्लग कर अपने अंदर, तो ये क्या करेगा, एनर्जी दे इसको, मेरा यूपीएस चल जाए। तो इस तरह ऑब्वियसली ये चीज़, अब एनर्जीज हमारे पे, और हमें ये भी पता है कि जिन्नात को अल्लाह ने एनर्जीज दी है, अब वो किस तरह की एनर्जी भी डोंट नो। तो वो कहते हैं कि अगर आप जिन्नात से कम्युनिकेशन कर सकें, अब बड़ी लॉजिक बात है, वो कहते हैं अगर आप जिन्नात से और उनके पास एनर्जी है, दे कैन प्रोवाइड यू विद सम सोर्स ऑफ एनर्जी, और आप उसको यूज़ करके आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो बज़ाहिर हो सकता है कि अगर आप इसको इस तरीके से सोचें तो शायद आप कहेंगे ये इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन इसको आप साइंस एटलीस्ट नहीं कहेंगे। ऐसे ही है ना, साइंस जो प्योर साइंस, जैसे आप फिजिक्स में लैब के अंदर साइंस करते हैं,
नेचुरली आप उसको इस कैटेगरी में, क्योंकि वो 5 सेंसेस के अंदर ये चीज़ नहीं आती। साइंटिफिक प्रोसेस, क्योंकि इस पर ना फॉल्सिफिकेशन टेस्ट अप्लाई हो सकता है, ना आप इसको फॉल्सिफाई कर सकते हैं, ना आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है ना, ये 2 टेस्ट मशहूर है, बाल ये फिलोसफी ऑफ साइंस में होते हैं, तो ना आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते, बट स्टिल यू बिलीव ऑन दैट। तो मैं आपको बता ही रहा था कि सूडो साइंस जो है, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे ना हमने जब प्रिंसिपल्स मेंशन करेंगे ना, तो क्योंकि बहुत से लोगों ने इन किताबों के अंदर सूडो साइंस भी यूज़ की हुई है, ऐसी बातें की हुई हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उलमा जो है वो हमारे इस्लाम को फिर इस पर क्वेश्चन होते हैं कि इस तरह की आप बातें कर रहे हैं और आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इट्स नॉट इवन साइंस, सो हाउ कैन यू कॉल इट अ साइंटिफिक मिरेकल, सीधी सी बात है। तो ये इसलिए रेलेवेंट क्वेश्चन है और इस पर बहुत सी ज़ाहिर है इस पर डिस्कशन मजीद भी, अगर आप इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला आगे मजीद बात करेंगे तो वी विल हैव गो थ्रू। दूसरी चीज़ हमने ये सारी जो है ना मैं बेस बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आगे आर्ग्यूमेंट आपके सामने प्रेजेंट करूँगा तो आपको फिर ये चीज़ें समझ आएंगी कि अच्छा ये मैंने बातें क्यों की थी। दूसरी चीज़ ये है कि साइंस जो है ना, इट हैज़ अ वेरी डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर ये है कि साइंस कभी भी किसी एक चीज़ पर रुकती नहीं है, इट मूव्स ऑन। डायनामिक नेचर ऑफ साइंस है ना, बाज़ लोग समझते हैं कि साइंस आमतौर पे कहा जाता है, जैसे फिलोसफर्स ऑफ साइंस कहते हैं कि साइंस जो है वो एक चीज़ पे कंसिस्ट नहीं करती, थ्योरीज इवॉल्व होती रहती हैं, चेंज, नई रिसर्चेज आती हैं, न्यू ऑब्जर्वेशंस आती हैं, डाटा आता है, थ्योरीज चेंज होती हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद इसकी वजह से ये क्रिटिसिज्म है साइंस पर, क्योंकि इट मीन्स कि साइंस डजंट वर्क। नो, इट डजंट मीन लाइक दैट। जस्ट बिकॉज थ्योरीज चेंज होती हैं, इट डजंट मीन कि इट डजंट वर्क। दे कैन वर्क, इवन इफ दे आर चेंज, दे कैन एक्चुअली वर्क। ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दे आर जस्ट पैराडाइम्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू लुक एट थिंग्स। Theories are different paradigms to look at different things. There are theories that worked fine, that worked very perfectly fine, but are abandoned. For example, Newtonian physics predicted planets correctly, but it is not relevant anymore. मिसाल के तौर पे एक ज़माने में न्यूटोनियन फिजिक्स को अप्लाई करके आप एक ट्रेजेक्ट्री को देखते थे और आप यानी साइंटिस्ट ये करते थे कि ये वक्त आएगा कि ये जो है प्लैनेट ये वहाँ से वहाँ पे पहुँच जाएगा, और एग्जैक्टली होता ये था कि जब आप वहाँ पे पहुँचते थे वो प्लैनेट, अगर आप उसको ऑब्जर्व करते थे, वो प्लैनेट वहाँ पे मौजूद होता था। You could actually predict that, उसकी कैलकुलेशंस के थ्रू आप कर लेते थे, that was actually happened। लेकिन हुआ ये कि बाद में जैसे आइंस्टाइन आया, उसने ये सारी चीजें प्रेजेंट कर दी, ये सारी न्यूटोनियन फिजिक्स आज कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन इट वर्कड। आज भी अगर आप न्यूटोनियन फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करें, आज भी आप प्लैनेट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी मोशन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट वर्क फाइन, हालांकि उसको कोई नहीं मानता। आज साइंटिस्ट कहते हैं इट्स नॉट अ साइंस, यानी अबैंडन्ड थ्योरीज, वी डोंट बिलीव इन दैट, बट इट स्टिल वर्क्स। So just because something is moved on, it doesn't mean it doesn't work। ये क्यों है, आगे से बताऊंगे ये कैसे है कि थ्योरी भी है और काम भी करती है, इस पर बिलीव नहीं किया जाता। आगे इस पर डिस्कशन होगी मजीद इंशाल्लाह। इस बात से सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करने का मतलब है, साइंस डजंट स्टे ऑन वन थिंग, इट मूव्स ऑन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्योंकि रिसर्च होती रहती है ना, आप देखें साइंटिस्ट हर दूसरे, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाए, अगर आप कह दें कि जी साइंस एंड हो गया, हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया दुनिया का, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट नई रिसर्च की क्या, नए प्रोफेसर ने क्या करना जाके, लैब्स में क्या करना जाके, कुछ भी नहीं करना। तो वो दे आर कॉन्स्टेंटली प्रेडिक्टिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली फॉल्सिफाइंग, दे आर कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग देयर क्लेम्स। अच्छा ये थ्योरी इसको चैलेंज करते हैं, लेट्स क्लेम दैट। मिसाल के तौर पे बिग बैंग को चैलेंज किया गया, बहुत सी थ्योरीज आपके सामने बिग बैंग की, ठीक है ना। स्पेस के बारे में आगे हम बात करेंगे, बहुत सी आजकल रिसर्चेस जारी हैं, लोग कर रहे हैं। इवन जो मैंने आपको लाइट की बात की, and correct me if I'm wrong because I'm not a person of physics, but you can correct me if I'm wrong, even ये जो light travels in straiट line, even that is now being questioned. They said कि मतलब वो भी करती है, but it serves in the curves as well. Wave form के अंदर भी light travel कर सकती है in some cases. They have actually observed that. Dual nature बहुत जी हाँ, ड्यूल नेचर और भी बड़ी इसके बारे में बात है। मतलब दिस इज एक्चुअली, हालांकि 400 years, for 400 years it was unquestionable और कहा जाता था लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन आज आप डिस्कशन कर रहे हैं, और दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, बिकॉज यू कीप ऑन चैलेंजिंग, यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग, यू कीप ऑन assimilating योर नॉलेज। दूसरे थ्योरीज वर्क इवन इफ दे कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स, ये बड़ी सिंपल सी मिसालें, आप लोगों को समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखें, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज टोटली डिफरेंट ऑन डिफरेंट पैराडाइम, और क्वांटम मैकेनिक्स वर्क ऑन अ वेरी डिफरेंट पैराडाइम, और ये चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट भी कई कर रही होती है, लेकिन दे परफेक्टली, यानी इनके अजम्पशंस जो है बिल्कुल डिफरेंट है, बट दे वर्क परफेक्टली फाइन। इसी तरीके से आगे चलें, समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड थ्योरी बिकम्स रेलेवेंट। बाद में आती रिसर्च आती है, कहते हैं कि जी वो ये पुरानी थ्योरी थी ना, फला साइंटिस्ट ने, जो एंशिएंट ग्रीक के लोग कहा करते थे ना, वही बात सही थी, वो दे टर्न बैक टू दैट। होती हैं ऐसी चीजें।
डिपेंड्स ऑन ऑल योर रिजल्ट्स। अच्छा, ये एक चीज है, मिसाल के तौर पे फिलोसफी ऑफ साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन द साइंस, क्योंकि मेरी अभी पहले टीचर्स के प्रोफेसर्स के साथ डिस्कशन हो रही थी, सो आई एम जस्ट क्लेमिंग माई सेल्फ पहले से ही कि फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर ये डिस्कशंस की जाती हैं कि हमें ना बिकॉज ऑफ द डायनामिक नेचर ऑफ साइंस कोशिश करें कि लॉज और थ्योरीज को ना अब ना टर्म्स यूज करें, क्योंकि लॉज एंड थ्योरीज से एक अजम्पशन ये आती है कि दिस इज, इसे दो मसले होते हैं। एक तो ये थ्योरी की वैल्यू कम हो जाती है, जब आप कहते हैं ना लॉज, ये लॉ है, तो आपके नजदीक अच्छा लॉ है तो थ्योरी जरा कम है, तो थ्योरीज को ना, साइंटिफिक थ्योरीज को फिर हल्का समझा जाता है कि ये वैसे, और हम देखें कहते हैं यार ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, भी कहा जाता है, सुना ना आपने टर्म, ये तो सिर्फ एक थ्योरी है। क्या मतलब है? मतलब इसकी भी कोई मफरूजा है, एक ख्याल है, एक जस्ट एन हाइपोथेसिस है, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। थ्योरी इज जस्ट, थ्योरी के अंदर पूरा साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक रोबस्टनेस होती है, एक वैल्यू होती है, एक उसके अंदर आपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन एक प्रॉब्लम है कि आपके पास बाजू का डाटा इनफ नहीं होता, लेकिन आप एक कंक्लूजन तक रीच कर लेते हैं, एक अलग चीज है, लेकिन देयर इज एक्चुअली समथिंग, सम एविडेंस टू बैक दैट अप। ऑन द अदर हैंड, लॉज की जब हम बात करते हैं तो लॉज को आमतौर पे अज्यूम ये किया जाता है ये एब्सोल्यूट है, ये नेवर चेंजिंग है। लेकिन आप देखें ग्रेविटी के बारे में, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी के बारे में आपका क्या था? इट्स अ पुलिंग फोर्स, राइट? अब क्या है आपके पास रिसर्च? जी, फिजिक्स। पहले ये था ना कि ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटोनियन फिजिक्स कहती है कि ग्रेविटेशनल, वो जो आपने वो एप्पल की मिसाल दी उसके सर पे, न्यूटन बैठा हुआ था उसके सर पे एप्पल लगा था, वैसे नहीं हुआ था, लेकिन चले, सुना मैं ना, वो उसने क्या प्रूव किया था कि ग्रेविटेशनल पुल है, ऐसा है कि नहीं था। लेकिन अब क्या आया? आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बिल्कुल प्रेजेंट, उसने कहा कि बेसिकली अगर आप उसकी थ्योरी के मुताबिक करें तो एक्चुअली द स्पेस इज नॉट फ्लैट, एक्चुअली इट्स अ कर्व्ड, और उसकी वजह से देयर इज अ पुशिंग फोर्स, ये इट्स नॉट अ पुलिंग फोर्स एनीमोर। और उसकी बेसिस पे बिग बैंग का भी कॉन्सेप्ट, बिग क्रंच भी आता है, ये सारी चीजें मैं जस्ट आई एम मेंशनिंग, इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन आप में से फिजिक्स के लोगों को आई एम जस्ट गिविंग रेफरेंस, उनको समझ आ रहा है कि व्हाई, बिकॉज अगर वो चीज, अगर स्पेस जो है फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो देन देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आएगी, और क्योंकि अगर फ्लैट स्पेस होगी ना तो यूनिवर्स एक्सपैंड करता जा रहा है, इट कैन नेवर कम बैक टू इट्स प्लेस। लेकिन अगर वो कर्व्ड है, जैसे कुछ आयात से भी उन्होंने साबित किया, तो देन व्हाट इज सेड कि फिर उसके बाद एक वक्त आएगा कि बिग क्रंच होगा, बिग बैंग के बाद एक बिग क्रंच भी हो सकता है। सो दिस इज एक वेरी सिंपल चीज जो आमतौर पे मेंशन की जाती है। अब ये देखिए, ये लॉ था एक किस्म का, अब ये नहीं, हमें इसको लॉ कहा जाता था कि ये इट्स अ ग्रेविटेशनल लॉ, लेकिन आज हम कह रहे हैं अगरचे इसकी हकीकत बदली नहीं, वही चीज है, लेकिन हमने उसका जाविया थोड़ा सा बदल दिया, हमने कहा कि वो चीज अब पुश कर रही है, नॉट पुल कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें, अब देखें ये क्या चीजें बताती हैं, इट शोज साइंस बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज इट्स बिगेस्ट वीकनेस एज वेल, दैट इज चेंज। एक पर्सपेक्टिव से आप देखें तो इट्स अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ। क्यों? साइंस को कोई गरज नहीं है कि एक चैलेंज किया तो वो आराम से रिट्रैक्ट कर सकती है, वो कहते हैं जी हमने चेंज किया, गलत हो गया, आपने आप छोड़ें, आप किस दुनिया में रह रहे हैं। और ये उसकी बिगेस्ट वीकनेस भी है। क्यों वीकनेस है? इस वीकनेस है कि यार तुम्हारा कोई दीन ही माने, यानी एक चीज पे आते हैं हम किस में बिलीव करें, इस पे। मिसाल के तौर पे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपके पास आज की 100 साल पुरानी फिजिक्स की किताब होगी, क्या आप वो पढ़ना चाहेंगे? आज आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग क्या होगी उसके बारे में? यार ये आउटडेटेड वर्जन है ना। आपका सबसे पहला ये फिक्र होगी कि यार ये कहीं इसके खिलाफ कोई मजीद रिसर्च तो नहीं आ चुकी। आपके हर यानी वो हमारे भाई थे, उसने बताया कि उसने कहा कि वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे ये बात डिस्कशन करा, तो कहता है कि मेरे 7 साल हुए हैं ओ लेवल्स ए लेवल्स को फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो कहते हैं 7 साल के अंदर 4 एडिशन आ चुके हैं नए, और कई एग्जाम्पल्स उन्होंने निकाल दी, कई चीज़ें उन्होंने निकाल दी, डिस्कार्ड कर दी कि नॉट रेलिवेंट एनीमोर। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो होती रहती हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक किस्म की आप वीकनेस भी बना सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव, यू कैन नॉट एक्चुअली बी स्पेसिफिक ऑन वन थिंग। तो दिस इज व्हाट दे एक्चुअली से। अच्छा, साइंटिफिक थ्योरी इज नॉट अ रैंडम गेस। अच्छा, ये एक क्लेम है, ये बात समझ लें, इट डजंट मीन कि साइंस डज नॉट हैव एनी वैल्यू। साइंटिफिक थ्योरी इज नॉट अ रैंडम गेस एज वी यूज इन आवर कॉमन लैंग्वेज, जैसे मैंने आपके सामने पहले। अब जरा थोड़ा सा ये जो मैंने बातें की हैं, ये किन बेसिस पे की हैं, ये मेरी जाती बातें नहीं है, मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर एपिस्टेमिक इसकी लॉजिक क्या है पीछे। और ये है कि कार्ल पॉपर इज वन ऑफ द टॉप फिलोसोफर्स ऑफ साइंस ऑफ 20th सेंचुरी। यानी कार्ल पॉपर वो बंदा है जिसने फॉल्सिफिकेशन टेस्ट की बात की थी। बेसिकली ही इज द पर्सन ऑफ द फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। ये वो बंदा जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था। कार्ल पॉपर ने क्या कहा था? उसने कहा था, अ थ्योरी विच इज नॉट रिफ्यूटेबल बाय एनी कंसीवेबल इवेंट इज नॉन साइंटिफिक। इररिफ्यूटेबिलिटी इज नॉट अ वर्च्यू ऑफ अ थ्योरी एज अ पीपल ऑफन थिंक, बट इट्स अ वाइस। ठीक है ना।
कि कहते हैं कि वो थ्योरी जो फॉल्सिफाइड, जिसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो थ्योरी नहीं है, वो साइंस। सो बाय नेचर साइंटिफिक थ्योरी इज वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म, यू शुड चैलेंज दैट एंड इट शुड बी चैलेंज्ड, अदरवाइज इट्स नॉट अ राइटफुल थ्योरी। अब इसके पीछे डिटेल्स क्या है, इनकी डिस्कशन बैक एंड फोर्थ एक अलग चीज है। आगे चलते हैं। एक रिचर्ड डॉकिंस इस पर्सन, इसकी मैंने आपको मिसाल दी। रिचर्ड डॉकिंस इज वन ऑफ दोज पीपल, बायोलॉजी का गुरु है ये बंदा। इस टाइम कैम्ब्रिज के अंदर, मेरा दोस्त खुद एक कैम्ब्रिज से पढ़ रहा है और उसने मुझे अपने बाकायदा दिखाया कि उसकी किताब पढ़ाई जाती है एवोल्यूशन के ऊपर। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है और ये वन ऑफ द 4 हॉर्समैन कहा जाता है, एथीस्ट, यानी जो मुल्हिद हैं उनमें से 4 बड़े दुनिया के मुल्हिद हैं, जिनके अंदर सैम हैरिस भी है और ये भी है, एक रिचर्ड डॉकिंस भी है। रिचर्ड डॉकिंस की किताब है अ डेविल्स चैपलिन। उसमें भी देखें क्या लिखता है। डार्विन, हालांकि वो उसके नज़दीक डार्विनियन एवोल्यूशन ना, यानी वो इसको ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे इससे, यानी मजहब दुनिया के सारे खत्म, इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। वो ये कहता है, उसने इसमें एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब उसको फिलोसोफर्स के साथ उसकी बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस हुई ना कि यार तुम कैसी डिस्कशन है, तुम कैसे क्लेम्स कर रहे हो, देन ही वाज फोर्स्ड टू राइट एंड एडमिट दैट। ये अपनी इसकी किताब है। कहता है वी मस्ट एक्नॉलेज द पॉसिबिलिटी that new facts may come to light which will force our successors of the 21st century to abandon Darwinism or modify it beyond recognition. डार्विन, ये रिचर्ड डॉकिंस की अपनी किताब से ये वर्ड है। मतलब वो बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी क्रिएशनिज्म को रद्द करने के लिए ये साबित करने में लगा दिया कि डार्विन, क्योंकि सवाल ये कि इंसान कहाँ से आया ना, फिलॉसफी का सबसे बड़ा सवाल। फिलॉसफी के ना बड़े क्वेश्चंस हैं कुछ, उनमें से ये है कि व्हाट इज एक किताब है सोफीज वर्ल्ड, आपने देखी हुई? आप में से कुछ भाई बताओ। इट्स अ वेरी गुड बुक, सोफीज वर्ल्ड। अगर आप फिलॉसफी को समझना चाहते हैं एक कहानी की सूरत में, बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की एक बंदे ने, एक वेस्टर्न ऑथर है, सोफीज वर्ल्ड उसका नाम है। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी तर्जमा, कई लैंग्वेजेस में तर्जमा हो चुका है। उसमें ना बहुत सी बताई हुई है कि फिलॉसफी के मेन सवाल क्या हैं, और ये शुरू से अब तक सवाल चलते रहे। सबसे मेन सवाल ये कि इंसान को, ये कि इंसान कहाँ से आया, व्हाट इज यूनिवर्स। दूसरी बात, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरी हकीकत क्या है, इंसान। और फिर इंसान ने जाना कहाँ पे। ये कुछ बड़े साइंटिफिक, ये यानी बड़े फिलॉसफी के सवालात हैं जो आज तक दुनिया हल नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये कि ये रिचर्ड डॉकिंस जो है, इसने क्या किया कि इसने कहा कि इस सवाल का जवाब हमारे, इसके बाद किताब बड़ा, ये इसकी एक और मुझे किताब भूल गई, उसमें से बोस्ट किया, उसने कहा कि वी हैव फाउंड द आंसर, हमें आंसर मिल गया। we have evolved from the apes, और the जो एक प्रिमिटिव जो हमारी फॉर्म्स है, उसने कहा एवोल्यूशन इज द सॉल्यूशन, इज द आंसर। खुदा को उसने कहा और लिटरली सेड द गॉड इज डेड नाउ, क्योंकि उसके बिलीफ के मुताबिक गॉड सिर्फ वहां पे आता है जो हमने शुरू में बात की थी, गॉड सिर्फ तब आता है जब जवाब नहीं होता। हमने कहा था ना कि यार मेरा बस ईमान है, इस पर मेरे पर एविडेंस नहीं है, बस ईमान है। उसने कहा कि खुदा, इसे कहते हैं गॉड ऑफ द गैप्स, ये टर्म है गॉड ऑफ द गैप्स, यानी गैप है ना जहाँ पे आपके पास जवाब नहीं है, आप कहते हैं यहाँ पे गॉड है, आप बस कहते हैं अच्छा ये क्यों खुदा। वो कहता है हमें सॉल्यूशन, अभी कहता है हम रिसर्च कर रहे हैं, एक वक्त आएगा हमें जवाब मिल जाएंगे, खुदा की खत्म हो जाए, छुट्टी होगी। तो ही एक्चुअली प्रूव, तो ये बंदा जिसने एवोल्यूशन को, क्रिएशनिज्म का एक ऑल्टरनेटिव प्रूव किया कि देखें हमारे पास जवाब आ गया, वो इस थ्योरी के बारे में कह रहा है। क्यों? वो कहता है कि यार जो भी हो सकता है कि इवन इतनी रोबस्ट थ्योरी जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता दुनिया में, अभी वैसे लोगों ने चैलेंज भी किया, बहुत से लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट कर भी रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप ने इस पर इतमाद किया कि हाँ हमारा ये वाकई एवोल्यूशन ट्रू है, यानी इट्स काइंड ऑफ अ फैक्ट, एक फैक्ट बाकायदा टिपिकल टर्म वो यूज़ करते हैं इसके लिए, इवन लॉ तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फैक्ट वो कहते हैं, साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं इसको। तो वो ये इस बारे में क्लेम कर रहे हैं। तीसरा है थॉमस कुन, ये भी फिलोसोफर ऑफ साइंस है और ये इसकी किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। और इस किताब के अंदर इसने क्या किया है, इस किताब के अंदर इसने शुरू से लेके जब से इसने साइंटिफिक साइंस की हिस्ट्री बताई है, बेसिकली साइंस की हिस्ट्री के ऊपर किताब है, और इसने शुरू से लेके अब तक अपने टाइम तक वो तमाम बड़ी बड़ी थ्योरीज को रिकॉर्ड किया है जो अब चेंज हो चुकी हैं, और इसने ये प्रूव किया कि साइंस इज अ डायनामिक नेचर, इट्स अ वेरी डायनामिक नेचर। इसमें उसने मिसाल दी कोपर्निकस रेवोल्यूशन की। कोपर्निकस रेवोल्यूशन क्या पता है आपको बेसिकली? अच्छा, बेसिकली ये उसने मिसाल दी है इसके अंदर। उसने कहा कि बेसिकली आपको पता है कि शुरू के अंदर यानी ये समझा जाता था, ऑब्जर्वेशन थी, ये थ्योरी थी, आप कह सकते हैं साइंटिस्ट का ये था, टोलेमी बंदा था जिसने सबसे पहले ये आइडिया दिया था, कि एक फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था, उसने कहा था कि जियोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था कि ज़मीन जो है ना यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल सेंटर में,
क्यों कहा था वैसे? आपको कोई लॉजिक समझ आती है इसकी? असल में ना इसके पीछे स्कॉलर्स कहते हैं बेसिक आइडिया वाज कि एक रीज़न ये भी है, उसकी ऑब्जर्वेशन भी थी, और एक रीज़न उसका ये भी था, बेसिकली फिलोसफर्स का रीज़न ये था, इंसान अशरफुल मखलूकात है। वो कहते थे कि जब इंसान एग्जिस्ट करता है ना, तो इंसान की ना पूरी अर्थ के अंदर एक सेंट्रल प्लेस है, यानी पूरी ज़मीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी क्रिएशन है? वो इंसान की। कहते और हम तो इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें कहा ना, हम तो इसलिए कहते हैं। साइंटिस्ट क्यों कहते थे बाय द वे, पता क्यों? हालांकि वो तो अल्लाह पे शायद बिलीव ना करते, फिलोसफर्स, वो अकल की वजह से कहते हैं। वो कहते थे अकल जो है ना, इंटेलेक्ट, वो कहते हैं इट्स सो मच वैल्यूएबल चीज़। साइंस में बहुत, फिलोसफी में अकल के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद, बहुत इस पर उसकी वेनरेशन बहुत ज़्यादा की जाती है। अकल को एक डिवाइन चीज़ समझा जाता है। उसने कहा इंसान है, और इंसान क्यों अशरफ है, यानी बेहतरीन है, क्योंकि उसको अकल है उसके पास, और इसीलिए वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, और इस इंसान के लिए पूरी कायनात बनी है, मस्ट बी इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है ना, अर्थ उसने बनाया। फिर हुआ ये कि कोपर्निकस रेवोल्यूशन आया, एक बंदा था कोपर्निकस, एक यानी एक साइंटिस्ट था, उसने एक हीलियोसेंट्रिसिज्म का बेसिकली कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। उसने कहा नहीं, सन इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ उसके इर्द गिर्द इवॉल्व कर रही है। इसको बाद में गैलीलियो ने बेसिकली प्रूव किया अपनी उसके साथ, जिसको बाद में वो पूरी कहानी आपने सुनी होगी। अच्छा, ये जो हीलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट आया, और अब जब आपको पता है कि हबल स्कोप आई ना, हबल टेलीस्कोप, तो उन्होंने क्या प्रूव किया? उन्होंने कहा ये दोनों गलत है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स का कोई सेंटर है ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, हमें कुछ नहीं पता कि यूनिवर्स की क्या इंतहा है। वो भी है, वो इट्स नाउ क्रंचिंग के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दी वो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि दिस इज सो मच एक्सपैंड के मतलब ना। और अभी जो नई थॉमस जेम्स आई थिंक आई है नई टेलीस्कोप, रिसेंटली दिसंबर 2021 में इन्होंने नई प्रोड्यूस की है, स्पेस के अंदर छोड़ी है। अब मजीद कुछ ना कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसे ही है आई थिंक द राइट जेम्स। तो उसने मिसाल दी जस्ट टू प्रूव व्हाट के बहुत उसने पूरी रिकॉर्ड की हिस्ट्री के अंदर, ये देखें, और आप गूगल कर लें, सर बहुत बड़ी बात नहीं, गूगल करें थ्योरीज दैट हैव चेंज्ड, आपको सारी बताएंगे, ये लिस्ट है, ये चेंज हो गया। एंड अगेन वही बड़ी बात है, आम तौर पे इसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट बिकॉज इट्स नॉट वर्केबल और इट्स फजूल या इसका कोई बेसिस नहीं है, नो इट्स नॉट डिफरेंट, इसका मतलब कुछ और है। अच्छा, वाई साइंस इज डायनामिक, बेसिकली दो चीज़ें हैं। फिलोसफर्स ऑफ साइंस कहते हैं कि क्यों साइंस इतनी चेंज हो रही है, वो कहते हैं बेसिकली दो बड़ी रीजंस है जिसकी वजह से। कहते थे पहली चीज क्या है, वो कहते हैं कि इंडक्शन प्रॉब्लम, साइंटिफिक मेथड जो है ना बेसिकली इंडक्शन के ऊपर खड़ा हुआ है। इंडक्शन क्या होती है? एक होता है डिडक्शन, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है। ये सारी फिलोसफी की, बाय द वे, ये फिलोसफी की चीज़ें आपको ना भी समझ आए कोई मसला नहीं, आपका कोई एक्सपेरिमेंट गलत नहीं होगा, वो टेंशन ना ले, ये सही रहेगा सब कुछ। ये इंडक्शन नहीं, इंडक्शन क्या है? इंडक्शन ये होता है, हाँ, हाइपोथेसिस से बनता है। हाँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी प्रैक्टिकल। साइंस में हमने वो साइंटिफिक प्रोसेस किया था ना, बेसिकली एक प्रॉब्लम थी, इसे कहते हैं ब्लैक स्वॉन प्रॉब्लम। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। बिफोर आई थिंक 18th से 19th सेंचुरी से पहले ये अज्यूम किया जाता था कि स्वॉन्स होते हैं, स्वॉन्स देखे ना आपने, बर्ड्स बड़ी बड़ी जो डक्स की तरह होती है, बड़ी बड़ी गर्दनें होती हैं जिनकी, उड़ते भी हैं परिंदे। ये स्वॉन्स जो है ना ये वाइट होते हैं हमेशा। अच्छा, उन्होंने कैसे डिटरमिन किया? उन्होंने देखा कि उन्होंने जहां पे भी देखा उन्होंने कहा हमेशा वाइट स्वॉन ही नजर आता है। ऑब्जर्वेशन हो गई। अब उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया। हाइपोथेसिस ये है कि एवरी स्वॉन इज अ वाइट स्वॉन। ये उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया। अब उन्होंने मजीद ऑब्जर्वेशंस की, एक्सपेरिमेंट्स किए, ढूंढा, तलाश किया, कुछ नजर नहीं आया, तो दे रीच्ड अ कंक्लूजन कि हाँ, और साइंटिफिक थ्योरी एक किस्म की बन गई कि एवरी स्वॉन इज अ वाइट स्वॉन। इंडक्टिव लॉजिक, ये इंडक्टिव लॉजिक में बता रहा हूं। अब हुआ ये आफ्टर सम ईयर्स, किसी साउथ अमेरिका में, पता नहीं नॉर्थ अमेरिका में, उनको एक ब्लैक स्वॉन नजर आ गया और वहां से टर्म निकली ब्लैक स्वॉन प्रॉब्लम। तो एक नया डाटा मिला, तो उसने क्या किया कि अब उन्होंने कहा कि वो हमारा हाइपोथेसिस गलत हो गया। अच्छा, उससे पहले तक जब तक वो व्हाइट स्वॉन्स थे तो लोगों को व्हाइट स्वॉन्स ही नजर आते थे, ये नहीं हुआ था कि वो व्हाइट स्वॉन ब्लैक बन गए थे। चीजें वही थी, एग्जिस्ट वही कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि जो अवेलेबल डाटा था ना, इसीलिए एक और साइंस में मसला होता है जिसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन। आप कभी भी ये आपके लिए जानना बहुत मुश्किल है क्या मेरे पास इनफ डाटा आ गया कि मैं कंक्लूजन निकाल सकूं कि नहीं। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साइंस के अंदर। अनलेस कुछ चीज़ों के अंदर आप कह सकते हैं कि जी इतना डाटा आ गया कि अब दूसरा सवाल नहीं है, लेकिन उसको भी साइंटिस्ट, जैसे डार्विनियन एवोल्यूशन की मैंने बता दी, उन्होंने कहा हमारे पास इतना डाटा आ गया, हमारे पास इतने फॉसिल्स मिल चुके हैं कि अब दूसरा सवाल ही नहीं है। डेनिस नोबल खड़ा हो गया, उसने, ब्रिटिश साइंटिस्ट है बहुत बड़ा, कैम्ब्रिज के अंदर उसके लेक्चर्स होते हैं, अब मर गया, उसने उसको चैलेंज कर दिया। और भी बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डार्विनियन एवोल्यूशन को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया, आज भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसी बेसिक अजम्पशंस पे उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिए, बिकॉज दैट्स व्हाट दे डू, दे लव दैट। वो मजा आता है उनको ये करते हैं, उनको खुशी होती है, बल्कि उनकी अचीवमेंट ये होती है कि हमने इतनी बड़ी एक थ्योरी को हिला के रख दी है। दैट्स व्हाट दे एक्चुअली, साइंटिस्ट का यही मजा है, खासतौर पे जो थ्योरिस्ट होते हैं। तो अंडर डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम ये हर जगह होती है साइंस के अंदर ना। तो होता ये है कि अब अगर आपने एक साइंटिफिक थ्योरी डेवलप कर दी ना, अब साइंस इटसेल्फ कहती है कि यू नीड टू फॉल्सिफाई दैट, चैलेंज करें, और यू आर नेवर एक्चुअली, आपको ये पता नहीं कि कब मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचूं कि मैं कहूं कि अब ये एक फाइनल थ्योरी, एक प्रॉपर रोबस्ट थ्योरी बन गई है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं द स्कैटर्ड ग्राफ प्रॉब्लम। स्कैटर्ड ग्राफ प्रॉब्लम जैसे ये है कि आपके पास दो सेट्स ऑफ डाटा है और आप उन दोनों सेट्स ऑफ डाटा को ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, एक बंदा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कंक्लूड कर रहा है, डाटा सेम है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट कंक्लूजन्स आ रही हैं। मिसाल के तौर पे फिलोसोफर्स ऑफ साइंस इसकी मिसाल देते हैं, ये जो सरफेस है ना, आपका जो स्पेस है, स्पेस को कहते हैं फ्लैट था, पहले समझा जाता था कि इट्स अ फ्लैट, डाटा वही था, अब क्या समझा जाता है? इट्स कर्व्ड। और स्कॉलर्स कहते हैं कि दे हैव द सेम अमाउंट, जिस डाटा से पहले वो प्रिडिक्ट करते थे कि फ्लैट स्पेस है, अब उसी से डाटा स्पेस करते हैं कि इट्स कर्व्ड। इसकी मैं आपको बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ। हमारे एक सर देते थे मिसाल, वो कहते थे कि आपने ना एक बड़ी मिसाल, उसने कहा आपने, आपके सामने एक मेंढक है, यहाँ पे खड़ा हुआ, फ्रॉग है, आपने इसे क्लैप किया, मेंढक उछला, मेंढक उछला, आपने क्या ठीक है, आपने क्या करा, मेंढक को पकड़ा, आपने उसकी दोनों टांगें काट दी, उसको फिर दोबारा रखा, फिर आपने क्लैप किया, उसने छलांग नहीं लगाई। आपने कंक्लूड ये किया कि जब आप मेंढक की टांगें काट देते हैं तो वो बहरा हो जाता। समझ आई कि नहीं आई? लेट हंसी आई, क्या समझ आई आपको? आपने कंक्लूड क्या किया कि जब आप मेंढक की टांगे, क्या गलत आपने कंक्लूड किया? उसके पर्सपेक्टिव से देखे ना, उसे ही किया उसने, क्योंकि उसने क्या किया, टांगे काटी और किया, उसने नहीं जंप किया, उसने कहा उसको आवाज ही नहीं आई। पहले आवाज की वजह से देखें, पहले कैसे उछला है, आपने टच तो किया नहीं था, पहले क्या आई थी? आवाज आई थी ना, दोबारा आपने मारा, अब क्यों नहीं उछला? इसका मतलब आवाज नहीं आई। तो जब टांगे काटे तो आवाज नहीं आती। तो जिसे कहते हैं यानी एक ही डाटा है लेकिन आपकी कंक्लूजन कुछ और है, मेरी ये वैसे एग्जांपल साइंस में नहीं अप्लाई होती, लेकिन जैसे आपको मैंने समझाया कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ जो है ना एग्जाम्पल्स जो है, ये दो तीन चीजें मिलकर साइंस को डायनामिक बनाती हैं, चेंजिंग बनाती हैं, एवर चेंजिंग। डायनामिक एक पॉजिटिव वर्ड है विच मीन्स कि इट इज चेंजिंग, इट इज, दैट्स द ब्यूटी, जिसे कहते हैं दैट्स द ब्यूटी ऑफ साइंस। यू डोंट नीड टू एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। और वो कहते हैं दीन का मसला, रिलीजन का मसला ये डॉगमेटिक है, एक जगह फंस गया बस इधर ही रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं। वो कहते हैं साइंस की खूबसूरती ये है, वो चेंज होती रहती है यार, हमने छोड़ दी है उन चीज़ों को, तुम चीज़ छोड़ दो उनको। अब जरा आते हैं कि साइंटिफिक, ये सारा आपने साइंस समझ ली, अब आते हैं साइंटिफिक मिरेकल्स के ऊपर। अब आपको प्रॉब्लम समझ आएगी जब हम कहते हैं ना कुरान मजीद के अंदर हम साइंटिफिक मिरेकल्स ढूंढते हैं, तो अब आपको समझ आएंगी कि अच्छा यार ये क्या चीज़ है, फिर आपको प्रॉब्लम समझ आएंगे। सबसे पहले अब जिस तरह हमने साइंस को डिफाइन किया, तरह मिरेकल को डिफाइन करते हैं। वर्ड ना मुआवजा हमने बड़ा कॉमन शुरू। देखिए आमतौर पे जब मिरेकल की बात होती है तो क्या बेसिस होती है? मिरेकल का असल मकसद क्या होता है? चैलेंज करना ना। अंबिया के क्यों दिखाते थे मिरेकल्स? जी, चैलेंज करना ना, कि भाई चैलेंज लेके आओ इस तरह का, ठीक है। अगर वो चीज नेचुरल है, वो कभी चैलेंज बन सकता है। मिसाल के तौर पे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उनकी कौम ने क्या कहा कि पहाड़ से क्या निकाले? ऊँटनी। अगर वो कहते अपने घर से जरा जो आपकी वो ऊँटनी बंधी हुई वो ले आए, हम ईमान ले आएंगे, तो क्या होता? मानते कभी? वो मुआवजा होता। चैलेंज किस चीज का था? यू हैव टू हैव समथिंग दैट इज चैलेंज। इनहेरेंट नेचर एक मुआवजे के अंदर क्या होती है? चैलेंज होता है, राइट। अगर हम साइंटिफिक मिरेकल की बात करें, अब मैं साथ साथ अप्लाई करता रहता हूं, इट शुड चैलेंज, राइट।
किसी को भी चैलेंज करें, नॉन मुस्लिम्स को खास तौर पे, अगर हम कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर साइंटिफिक मिरेकल मौजूद है, इन अदर वर्ड्स दैट थिंग शुड इन सम वे चैलेंज द, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एग्रीड? नहीं मानते ये भी बता दें यार, हम चुप कर देंगे क्योंकि आपकी मान ली यार, ठीक है ठीक है। चैलेंज तभी हो सकता है, अच्छा ये चैलेंज तभी हो सकता है जब इसके अंदर 4 चीजें हो। पहली चीज है इट शुड बी सुपर नेचुरल। डेफिनेटली हमने बात की कि अगर वो कॉमन नेचुरल फिनोमेना है तो वो चैलेंज नहीं बनता ना। सुपर नेचुरल एलिमेंट हमेशा मुआजिज़े के साथ अटैच होता है। जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिरों ने कहा कि आप ऐसा करें, अगर आप सच्चे नबी हैं तो क्या करें, चांद को 2 टुकड़े कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह के हुक्म से वो अलहदा हो गया। अगर ये नेचुरल फिनोमेना होता, अगर ये सुपर नेचुरल ना होता तो क्या कभी मुआजिज़ा होता? इट हैज़ टू बी सुपर नेचुरल, यानी इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। अगर नेचुरल एक्सप्लेनेशन है तो वो फिर मुआजिज़ा नहीं होगा। ऐसे ही है, आगे चले जी। इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव लाइक द मैथमेटिकल मिरेकल। मिरेकल जब होता है ना, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए मिरेकल नहीं होता, वो सारों के लिए होता है मिरेकल। यानी ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए मिसाल के तौर पर शायद मिरेकल हो, दूसरों के लिए मिरेकल ना हो, उनके लिए नेचुरल फिनोमेना। अगर उनके लिए नेचुरल है तो फिर क्या होगा? फिर कुछ लोगों के लिए चैलेंज है ना, वो सारों के लिए नहीं। मिरेकल किसके लिए? सच्चाई तो हर एक के लिए। अगर वो चैलेंज की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी फॉर ऑल। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो मखसूस लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा मौजा दिखाते जो उस ज़माने के अंदर तो सुपर नेचुरल था, लेकिन आज उसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ जाए, क्या हम उसको मौजा कह सकते हैं? हम कहेंगे वो उनके लिए मौजा, मतलब इट डजंट मेक सेंस कि मौजा उनके लिए मौजा, हमारी मौजा नहीं है। इट डजंट मीन कि बाय नेचर मिरेकल मस्ट बी, क्योंकि इसका मतलब है बाय नेचर वो मिरेकल नहीं था, सिर्फ उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, नॉलेज नहीं थी, है ना? ऐसा है कि नहीं? मिसाल के तौर पे अगर आज जहाज जो है वो 7th सेंचुरी अरेबिया के ऊपर आप उड़ा के ले जाएं, किसी तरह टेलीपोर्ट करके अपने आप को, या फिर किसी तरीके से टाइम मशीन के थ्रू वापस चले जाए और वहाँ पे जाके आप क्या करें कि अब जहाज उड़ा दें, तो उनको कहें यार क्या बात है यार। और हो सकता है उस टाइम कुछ लोग इसको मौजा मान लें, लेकिन आप मुझे खुद बताएं क्या ये मौजा है कि नहीं है? नहीं है मौजा। क्यों? इट डजंट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, इट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग द, आप ये कहेंगे अब उनके लिए मौजा इसलिए बन गया क्योंकि उनको पता ही नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज ना, इल्म नहीं था। ऐसे ही है कि नहीं? हमेशा मौजा क्या होना चाहिए? ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल में कुरान मजीद मौजूद है? जरा खोलें जल्दी से, अगर खोल सकते हैं मोबाइल में, जल्दी से खोलें एक मिनट। सूरह बकरा निकालें, सूरह बकरा की आयत गैस करें कि आखिरी आयत कितनी है, टोटल वर्सेस कितनी है? 286। इसका हाफ कितना होता है 286 का? 143, यानी सूरह बकरा 286 आयत है ना, इन द मिडल 143 आयत बनती है। और 143 आयत में अल्लाह ताला, उसका तर्जमा अगर आपके पास है वो जरा देखें। अल्लाह कहते हैं इसी तरीके से हमने आपको मिडल नेशन बनाया। क्या बनाया हमने आपको? मिडल नेशन, दरमियानी नेशन। अब वस्त का मतलब क्या है? दरमियाना। अल्लाह ने सूरह बकरा, हालांकि इतनी बड़ी सूरत है, 286 वर्सेस है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है, सूरत है, उसके बिल्कुल दरमियान। अल्लाह ताला आगे भी कह सकते थे, पीछे भी कह सकते थे, लेकिन अल्लाह ने एन मिडल में जाके हमें क्या कहा कि यू आर मिडल नेशन, दरमियानी उम्मत। ठीक है, वसत, वसत कहते हैं ना दरमियान में, है कि नहीं? मिरेकल, मैथमेटिकल मिरेकल, इसको मैथमेटिकल मिरेकल कहा जाता है। और इस पर बाकायदा किताबें लिखी, मेरे पास थीसिस मौजूद हैं ऐसे जिनके अंदर बाकायदा मिरेकल्स मौजूद हैं। उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेशंस की और बड़े डिफरेंट तरीके से उन्होंने चीज़ें साबित की हैं कि आप हैरान हो जाते, बंदा कहते हैं यार वाकई प्लस माइनस करते रहे तो बड़ा कुछ हो जाता है। अब होना ये चाहिए, जैसे मैंने आपको ये मिसाल क्यों दी है, होना ये चाहिए कि दिस शुड बी ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल, इट शुडंट बी सब्जेक्टिव। ये सिर्फ एक कुछ लोगों के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सारों के लिए होना चाहिए। ऐसे ही है ना? अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। आपको पता है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट है। हर साइंस के अंदर ना मुख्तलिफ स्कूल्स होते हैं। अकीदे के अंदर मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट है। हमारे यहाँ फिक के अंदर स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, मालिकी, हनफी, शाफी, हम्बली, ऐसे ही है। अकीदे के अंदर हमारे पास सलफ़ी, अशअरी, मातुरीदी, मुअतज़िली, इस तरह स्कूल्स ऑफ थॉट है। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर भी ना मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं।
मज़े की बात है, मेजॉरिटी उलमा कहते हैं कि सूरह बकरा की आयत 286 है ही नहीं, वो 285 है या 287। अब इसका मतलब ये नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कि कुरान मजीद कम हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको इसको एक और मिसाल देता हूँ। सूरह फातिहा खोलें आप लोग कुरान मजीद में, अगर आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब ये, इससे कुरान कम नहीं होता, इसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि व्हाई इट इज़ डिफरेंट। सूरह फातिहा में कितनी आयत है? 7 है। ज़रा गिने कितनी है उसमें आपके कुरान पे है? बिस्मिल्लाह वाली बात बाद में करते हैं ना। हाँ, कितनी है? 6 है ना? कैसे 7? आपके कुरान में 7 है? आखिरी आयत कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है ना? 6 लिखा हुआ है। कैसे वो 7 इन्होंने लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह को 1 लिखा हुआ है उन्होंने। आप जरा काउंट करना शुरू करें, 6 बनती है। वो बिस्मिल्लाह को 1 लिखा हुआ है उन्होंने। अगर आप काउंट करें ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये काउंट 6 बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह को, बिस्मिल्लाह को अगर आप डालें तो फिर 7 बनती हैं। इसीलिए आप देखें, और बिस्मिल्लाह के आगे, लेकिन बाकी किसी सूरत के आगे नहीं लिखा हुआ उन्होंने बिस्मिल्लाह, सिर्फ सूरह फातिहा के आगे लिखा हुआ है। हालांकि होना ही चाहिए, फिर तो बाकी सूरतों में भी डाले ना। तो अगर आप सूरह बकरा के अंदर बिस्मिल्लाह ऐड करते हो, फिर 286 कितनी बनती हैं? 287 बन जाती है ना, एक बढ़ जाती है ना कि नहीं? असल में मैं बताता हूँ होता ये जो आयात कहाँ पे ख़त्म होती है ना, ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई थी उनको। इसीलिए बाज़ उलमा हमारे यहाँ ना मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ हम लोग जो हैं, क्योंकि कुरान ने कह दिया कि इसकी 7 आयतें, हदीस में भी आ गया, कुरान कहता है सबउल मसानी, इसको सबउल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, सबउल मसानी कहा जाता है। 7 आयतों वाली, बार बार रिपीट होने वाली सूरत। सूरह फातिहा को कुरान खुद कहता है, और हदीस में भी 7 आयतें मेंशन्ड है। अब जब हम रियल में देखते हैं नहीं है, तो उलमा ने कहा अच्छा पब्लिश होते हैं हर जगह पे, आयत मिल जाएगी किसी एक जगह पे। अब सवाल है कि अगर ये मिरेकल एक्चुअली ये बाकायदा क्लेम्ड है कि दिस इज़ अ साइंटिफिक मिरेकल। मेरा पेपर है इंशाल्लाह, वो मैं आपके साथ अगर मौका मिला तो मैं हमजा के साथ शेयर कर दूँगा, आप शेयर कर दीजिएगा आपके ग्रुप के साथ। तो उसके अंदर मैंने बाकायदा रेफरेंस दिए किन लोगों ने इसको साइंटिफिक मिरेकल कहा। तो अब जाहिर है ये मिरेकल बनता नहीं है इस तरह। साइंटिफिक मिरेकल शुड बी फॉर ऑल, इट शुडंट बी फॉर सम पीपल। अब होता ये कि जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये मिरेकल है, हमारे लिए मिरेकल है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए तो मिरेकल नहीं था। वो तो कहते थे ये कुरान, ये क्या मिरेकल है, आज पढ़ते वो ये अच्छा ब्लैक होल साबित हो रहा है कुरान से। वो कल किसी भाई ने, पता नहीं अल्लाह की तरफ से, गूगल पता नहीं ये करता कि नहीं कहता, जब से मैंने इस पर टॉक दे रही थी तो मुझे इतनी मैसेज और पोस्ट आना शुरू हो गई, जिसके अंदर जनाब मुझे इसी तरीके से वीडियोज़ आ रही हैं, रिकमेंडेशंस आ रही हैं, ब्लैक होल्स प्रूव फ्रॉम द कुरान। ये पता नहीं किसने साबित कर दिया, कौन सी आयत है जिसमें ब्लैक होल साबित होते हैं। लोगों ने प्रूव किया हुआ था जी ये ऐसा है ऐसा है वैसा है। तो हुआ ये कि वो मैंने जब देखा तो वो इस तरह की आयत का मतलब था। अब सहाबा के, अब ये उनके नज़दीक मिरेकल है, लेकिन सहाबी के नज़दीक वो चीज़ मिरेकल नहीं। ऐसे ही है ना, बट इट शुड बी फॉर ऑल, राइट, बाय फंडामेंटली एक चीज़ फॉर सारों के लिए होना चाहिए। अच्छा, आगे जो बस मेरे ख्याल 5 मिनट्स रह गए, 3 मिनट्स रह गए, मैं जस्ट कंक्लूड करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी आपके सामने डिस्कशन करने वाली। थर्ड नंबर, it must not be unique to the tradition that claims its supernatural aspect, such as the shape of the earth, iron core, mountains have roots, light of sun and moon. मिरेकल जो होनी चाहिए ना, मिरेकल तब बनता है कुरान मजीद का अगर वो बात सिर्फ कुरान ने की और कुरान से पहले किसी और ने वो बात ना की। ऐसे ही है ना, मिरेकल तो तब भी बना ना कि वो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट जिसने क्लेम किया सिर्फ उसने किया हो, किसी और ने ना किया हो। अगर उससे पहले और लोगों ने भी क्लेम कर दिया हो, फिर वो तो फिर मिरेकल उस बंदे का बनता जिसने सबसे पहले कहा था। समझ आ रही है बात की नहीं? मेरी नहीं समझ आ रही। मिसाल के तौर पे फ्लैट अर्थ का पता ना, कुछ लोग कहते हैं ज़मीन सीधी है, बिल्कुल फ्लैट है, और कुछ क्या कहते हैं स्फेरिकल है, ठीक है ना। अच्छा, जो अर्थ ज़मीन जो है वो स्फेरिकल, यानी जो ज़मीन आपकी गोल है, आसान अल्फाज में लोग कहते हैं कुरान मजीद में देखें अल्लाह ताला ने बताया वल अर्ज़ वमा दहाहा। वल अर्ज़ क्या है आयत कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो ज़मीन है वो द वर्ड दहिया अल्लाह ने यूज़ किया है, दहाहा, जिसका मतलब बेसिकली गोल भी होता है। तो कहते हैं अल्लाह ने पहले ही कुरान मजीद में कह दिया कि ये है। तो देखिए आज हमने प्रूव किया, मतलब कई सालों बाद जाके प्रूव हुआ, जो कोपर्निकस रेवोल्यूशन, हबल स्कोप आई और ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद हमें पता चला
कि ज़मीन क्या है, वो गोल है, कहते हैं ये साइंटिफिक मिरेकल है। आप बहुत देखते हैं, ये मिसाल हर ऑलमोस्ट किताब के अंदर आपको मिल जाएगी मिसाल। लेकिन आपको पता है एक बात, कि ये जो ज़मीन के गोल होने की बातें एंशिएंट ग्रीस में भी मौजूद है। एंशिएंट ग्रीक्स जो थे उनकी थ्योरीज भी हैं, वो कहते थे कि ज़मीन गोल है। ये सिर्फ इस्लाम ने नहीं, मज़े की बात है तौरात के अंदर अगर आप देखें उसमें भी ये मेंशन्ड है मेजॉरिटी का, कि दिस इज एक्चुअली द अर्थ वाज एक्चुअली राउंड स्फेरिकल। नंबर ऑफ लोगों ने इससे पहले क्लेम कर चुके, मतलब कुरान ने सिर्फ, अगर कुरान से साबित हो भी जाए, फॉर एग्जांपल अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लेम कर भी दिया हो, तो ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लेम नहीं है या फिर कुरान का क्लेम नहीं है, इससे पहले भी हो गया क्लेम, ठीक है ना। इट शुड बी फॉर ऑल, यानी ये वो हो क्लेम। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे ये जो है ना आयरन कोर के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, कहते हैं जी आयरन कोर जो है ना, अगर आप इसका बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना बाय द वे, आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं, वो कहते हैं आयरन कोर जो है ना, जितने अमाउंट ऑफ आयरन हमारी ज़मीन पे मौजूद है ना, इसकी हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वाकई नहीं, अभी तक नहीं है, हो सकता है अब तक आ गई हो, बट मेरी इल्म में जब तक लास्ट टाइम मैंने रिसर्च की थी उस टाइम कोई हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी इसकी, कि जितना अमाउंट ऑफ आयरन हमारे पास ज़मीन में मौजूद है इसकी कोर के अंदर, इसकी कोई हमारे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि आयरन बनने के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए ना, जिस टेम्परेचर से वो आयरन बनता, इतना आयरन होगा, अगर वो टेम्परेचर होता उस वक्त जब अर्थ फॉर्म हुई थी ना, तो हमारी अर्थ जो है ना वो ब्लास्ट कर जाती, सर्वाइव ही ना कर पाती। नंबर ऑफ रीजन है उसके बारे में, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, फिजिक्स के आप लोग हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। एनीवेज, अब वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला कहते हैं वो अनज़लनल हदीद, सूरह हदीद में अल्लाह कहते हैं हमने हदीद लोहे को आसमान से, अनज़लना का मतलब नाजिल करना, जिस तरह पानी नाजिल होता है ना, हमने नाजिल किया। तो उन्होंने कहा बेसिकली ये आसमान से, ये कोई आसमान से नाजिल हुआ, ये इस अर्थ में नहीं था पहले। और कहते हैं देखिए कुरान ने अनज़लना का वर्ड यूज़ किया, और साइंस भी कह रही है कि ज़मीन के अंदर नहीं हो सकता, देयर इज़ नो रीज़न फॉर दैट जस्टिफिकेशन, हैंस इट्स अ साइंटिफिक मिरेकल। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं कि आयरन बाहर से आया, आसमानों से, ये यानी कॉस्मोस से, ये स्पेस से आया है, ये एंशिएंट ग्रीस के अंदर भी मौजूद है, कई टेक्स्ट मौजूद है जिनके अंदर ये चीज़ें मेंशन है। उन्होंने कई थ्योरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि आयरन वहाँ से आया। तो प्रॉब्लम इज़ अगेन, इसी तरीके से हम कहते हैं कि माउंटेन्स हैव रूट्स, इसका मतलब ये कतन नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह ताला की ने जो बात की उसकी अहमियत नहीं है, नहीं उसकी अहमियत है, उसके मकासद कुछ और है। आगे उसकी रीजंस बताइए कि अल्लाह ने जब ये बातें नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं, आसमान और ज़मीन की, पहाड़ों की, तो अल्लाह के मकासद के वो अल्लाह उलमा ने बयान किए हैं। और अल्लाह चाहते हैं कि हाँ अगर हमें ये फैक्ट्स पता चलते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम कहें हमारी एतमाद और यकीन में ज़्यादा पुख्ता होता है। लेकिन हम इसको सिर्फ इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। जो हमारी अप्रोच थी ना कि अगर हमें साइंस कहेगी तो हम मानेंगे, साइंस तो चेंज हो जाना है कल को। लास्ट बात इंशाल्लाह ये करता हूँ मैं इंशाल्लाह, और हम इस पे कंक्लूड कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो इट शुड बी मिरेकल, शुड बी it shouldn't be unique to a tradition, and last but not the least it shouldn't be time bound। देखें आज हम कहते हैं कि ये टाइम इस टाइम के लिए है, हम कहते हैं ये मिरेकल है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 1400 साल बाद हमने डिस्कवर किया एक डिस्कवरी जो कुरान ने पहले ही मेंशन कर दी थी, 1400 साल पहले साइंस ने आज डिस्कवर किया। तो ठीक है, एक बंदा कहेगा ठीक है मैं मानता हूँ, आइए आप ऐसा करें कि 1400 साल पहले की बात है ना, 1300 साल पहले जो डिस्कवरीज हुई थी, या फिर यानी आज से 100 साल पहले जो डिस्कवरीज हुई थी, 1000 साल पहले, वो बताएं, वो भी कुरान ने मेंशन की, वो कहाँ पे? अच्छा, उससे पहले जो डिस्कवरी थी वो भी मेंशन है कुरान में, वो भी दिखाएं। फिर होगा क्योंकि हमने कह दिया कि मौजज़ा जो होता है थ्रू आउट होता है, तो वो फिर कहेगा कि अच्छा अगर आज साइंटिफिक फैक्ट्स प्रूव कर रही है तो फिर 100 साल 2000 साल पहले भी तो करना चाहिए था उसको, यानी 1000 साल पहले भी तो होना चाहिए, तो उसको प्रूव करके दिखाएं। हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है इसमें। देखें खुलासा ये है इंशाल्लाह, और बात हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला को इस बात पे कोई यानी नहीं है कि अल्लाह ने ये सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई और अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान इसको ऑब्जर्व करे, लेकिन हमारा जो ईमान है उसकी बुनियाद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा ईमान सिर्फ वो है जो नबी ने बता दिया, कुरान मजीद में अल्लाह ने जो हक्कानियत बता दी, वही हमारा ईमान, और वही रोबस्ट चीज़ है। अगर हम साइंस के ऊपर खड़े हो गए ना कि अगर साइंस कहेगा तो मानेंगे, तो आप देखें एक वक्त आएगा साइंस ने मूव ऑन कर जाना है, और हम या तो फिर क्या करेंगे, कुरान मजीद की आयत को बदल रहे होंगे बार बार, उसका मीनिंग नहीं, असल मतलब ये नहीं था, ये था, और अपने आप को बिलिटल कर रहे होंगे, अपना मजाक उड़वा रहे होंगे। या दूसरी बात ये कि हम ईमान छोड़ देंगे। ऐसा हुआ है, एक बंदे ने इस बुनियाद पे दीन छोड़ दिया, उसने कहा ये क्या बात है, ये साइंस चेंज हो गई, अब मैं कुरान को भी चेंज करूं। वो अज्यूम करके बैठा था कुरान ने साइंस के बारे में ये बात की है। एक्चुअल में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है, लोग बेचारे नहीं होते, ईमान नहीं होता, क्योंकि द रीजन व्हाई दे एक्चुअली बिलीव्ड इन कुरान वाज बिकॉज ऑफ साइंस। साइंस चेंजेस, साइंस डायनामिक है, उसने कहा उसको परवाह ही नहीं किसी चीज़ की, इट्स रनिंग, और हम कुरान को ले लेके पीछे भाग रहे हैं। देखिए हक जो है ना, ट्रुथ, वो कभी चेंज नहीं होता, हक एक ही रहता है ना।
और साइंस एवर चेंजिंग है। अब आप क्या कर रहे हैं कि एवर चेंजिंग से एक सर्टन चीज जो कभी चेंज नहीं होती उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी इलॉजिकल बात है। लेकिन आप इसे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी, उसके उलमा ने प्रिंसिपल बनाए, इंशाल्लाह कभी मौका मिला, कुछ उलमा ने कुछ जगह आती हैं जहाँ से आप साइंस का बेनिफिट ले सकते हैं। वो अभी टाइम नहीं है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला दोबारा तो यहाँ पे मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। तो टाइम्स अप इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर आपकी सबका।